नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम 140 प्रश्नों को, जैसे कि परीक्षा का प्रारूप होता है, बिल्कुल वैसे ही देखने वाले हैं। तो बिना देर किए अभ्यास शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ ये नंबर दिए हैं, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, एटलीस्ट उससे जुड़े रहिए। वहाँ आपके ढेर सारे बेनिफिट ही हैं, लॉस कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न यानी पहला प्रश्न, और ये इतिहास का है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। पूछा जा रहा है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज बीन पास्ड। पूर्ण स्वराज्य का जो रिजोल्यूशन है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पास किया गया था, यानी आपको वेन्यू बताना है। और साथ में ये बताना है कि हु हैड प्रेसाइडेड ओवर दिस सेशन, यानी इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो आप देखें इसमें जो विकल्प दिया है, और आप जानते ही हैं कि लाहौर अधिवेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1929 में होता है, रावी नदी के तट पे लाहौर में। ठीक, दिसंबर में अधिकतर कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो ये भी दिसंबर में हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड द ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बीन फॉर्म। ठीक है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना कौन वाले अधिवेशन में कांग्रेस की हुई थी। और साथ में ये भी पूछा गया है कि व्हेन वाज दिस सेशन हेल्ड, ये सत्र कब हुआ था, मतलब कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ देख लीजिए, वेन्यू और डेट दे रखी है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता में कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए हैं, लेकिन ये 1928 का है, 1928 का है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसके बाद अगले प्रश्न यानी तीसरे को देखिए। कहा जा रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुक्ति दिवस, ठीक, किसने मनाया था ये आप जानते हैं। बंग भंग आंदोलन 1905 में, बंगाल का विभाजन, वो वाला जो उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होता है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये 3 चीज़ें हैं। ये कब हुए थे या कब इनकी स्थापना हुई थी, ये दोनों चीज़ें हैं। तो उसी हिसाब से इन्हें अरेंज करना है, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पहले कौन हुआ था, बंग भंग हुआ था सबसे पहले, 1905 की बात है, तो ये सबसे पहले नंबर पर होगा। और दूसरा ऑप्शन अगर पहले नंबर पर होगा तो इसमें 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है या तो बी वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है। अब इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, बी वाला जो है वो सही है। मतलब सबसे पहले बंग भंग होता है 1905 में, उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है 1934 में। मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। ये पूरी चीज़ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजी है। माउंटबेटन प्लान है, क्रिप्स मिशन है, इसके अलावा शिमला सम्मेलन है। कौन सा पहले और कौन सा बाद में, इसी के आधार पर अरेंज करना है। तो आप जानते ही हैं कि माउंटबेटन प्लान एकदम 1947 का है, मतलब 1947 में 3 जून को आया था। माउंटबेटन की अपनी योजना थी और वो योजना भारत के विभाजन पर आधारित थी। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाला है। और सबसे पहले क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था, जो कि मार्च 1942 में होता है, मतलब आता है। और शिमला सम्मेलन है 1945 का, एग्जैक्टली 25 जून 1945 को शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन होता है। तो उसी आधार पे आपको अरेंज करना है, तो इसका ऊपर वाला ही सही है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, ए वाला सही है, दूसरा पहले होगा, उसके बाद तीसरा, फिर पहला। इसके बाद 5वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 3 अलग अलग समझौते, आंदोलन वगैरह दे रखे हैं। फिर से आपको इनको व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो देखिए इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो क्या होगी। यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। गांधी इरविन समझौता है, लखनऊ पैक्ट है। बताइए कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो इसका अगर आप करेक्ट आंसर देखें तो इसका जो बी वाला है वो सही है, मतलब बी वाले क्रम के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। लखनऊ समझौते की तारीख है दिसंबर 1916, ठीक, दिसंबर 1916 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होता है, जब गांधी जी अपना दांडी मार्च कंप्लीट करते हैं और समुद्र तट पर जाकर सांकेतिक तौर पर नमक बना लेते हैं। तो वहीं से यह आंदोलन शुरू हो जाता है। तो वो तारीख थी 6 अप्रैल 1930 की। गांधी इरविन समझौता होता है सविनय अवज्ञा के प्रतिक्रिया के स्वरूप में, अंग्रेज डर जाते हैं और लॉर्ड इरविन यहाँ गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि भाई बातचीत करके मामले का हल निकाल लेते हैं। और गांधी जी भी इसमें, उन्हें समझाया जाता है कि जाकर एक बार बात कर लीजिए। नतीजा ये निकलता है कि वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े समझौते होते हैं। हालांकि भगत सिंह की फांसी को माफ़ नहीं किया जाता है और गांधी जी उसकी चर्चा भी शायद नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। और गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा वाला है उसमें कांग्रेस हिस्सा लेती है। तो ये सब होता है फिलहाल। 5 मार्च 1931 की तारीख थी।
ठीक, तो इसी आधार पे अरेंज करना था, इसका बी वाला सही है। सबसे पहले क्या, लखनऊ समझौता, उसके बाद फिर क्या होगा, सविनय अवज्ञा, और उसके बाद सविनय अवज्ञा की प्रतिक्रिया में गांधी इरविन समझौता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा अधिनियम सबसे पहले लागू किया गया था, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है, ठीक है, ये पहला अधिनियम है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, ये दूसरा है। बंगाल टेनेंसी अधिनियम है या एक्ट है। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध अधिनियम या एक्ट, ठीक, इस प्रकार से दिया है। सबसे पहले कौन सा आया था, तो इसके लिए आपको सारी डेट पता होनी चाहिए, और वही इस प्रश्न का उद्देश्य भी है। देखिए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है ना, ये 1876 का है, 1876 का है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का है, 1878 की तारीख। बंगाल टेनेंसी एक्ट को अगर आप देखें तो ये 1885 का है, 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो टाइम था वही है। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाला जो आप देख रहे हैं ये 1890 का है, 1890 का है, ये इसका है। तो इसमें आप देख लीजिए पहले कौन आया था, ए वाला ही होगा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस वाला, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 7वें को देखते हैं। कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें कि शेरशाह सूरी विजेता नहीं रहा है। अब यहाँ देखिए, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, सेमल का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, घाघरा का युद्ध, ये वाला जो है ये इससे बाहर है, बाकी जितने हैं उसमें शेरशाह सूरी जो है वो विजेता रहता है। ठीक, घाघरा के युद्ध में बाबर, इस समय शेरशाह की बात ही नहीं है, बाबर के समय का युद्ध है, तो बाबर इसमें विजेता रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि पहला मराठा युद्ध जब हुआ था तो उसके दौरान कौन सी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। मतलब जिन ट्रीटीज पर हस्ताक्षर हुए हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी संधि भी दे रखी है जिस पर कि हस्ताक्षर नहीं हुआ था। तो आप देखें कि यहाँ ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है, बैटल ऑफ तालेगांव है, युद्ध भी दे रखा है, और ट्रीटी ऑफ सलबाई है। तो सलबाई तो जुड़ी ही है साथ में। अब बाकी जो है उनको देखिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। पांडिचेरी की संधि इसमें कहाँ से घुस आएगी, यहाँ फ्रांसीसियों का मामला तो था नहीं, अंग्रेजों के साथ मराठों का संघर्ष हो रहा था, तो यहाँ ये बी वाला नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध में होती है सूरत की संधि, और तालेगांव की लड़ाई होती है, सलबाई की संधि होती है। ये जो समय था ये 1775 से लेकर 1782 तक चलता है। और जो सेकेंड कर्नाटक वार होता है, वैश्विक स्तर पर जो युद्ध चल रहे थे यूरोपीय देशों के बीच में, उसी का परिणाम या प्रतिक्रिया आप समझ सकते हैं, कर्नाटक युद्धों के तौर पे हमारे देश में दिखाई देती है। तो ये जो सेकेंड कर्नाटक वार था ये चलता है 1748 से लेकर 1754 तक, और उसी में पांडिचेरी की संधि होती है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। सबसे पहले तो अर्काट का युद्ध है, वांडीवाश का युद्ध है, अंबर का युद्ध है और सबरान का युद्ध है। आप देखकर बताएं। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। देखिए अंबर जो है, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध कब लड़ा जाता है, इसको वेदरा का युद्ध भी कहा जाता है, तो 1749 में लड़ा जाता है। और अर्काट का युद्ध जो है ये 1751 का है। वांडीवाश आप जानते ही हैं, इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में निर्णायक संघर्ष होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों का यहाँ से पूरा समाप्त हो जाता है सब कुछ, तो ये 1760 का है। सबरान का युद्ध जो है वो 1846 का है। ये इसका क्रम है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ, अंबर वाला हुआ। इसके बाद 10वें को देखते हैं। यहाँ ऑड ऑप्शन आपको आउट करना है, तो दिल्ली की घेराबंदी होती है, मराठा साम्राज्य उसमें पराजित हो जाता है, ऐसा कुछ परिणाम निकलता है। नफसगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। भरतपुर की लड़ाई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही हारती है, और फिरोज शाह के युद्ध में सिख साम्राज्य हार जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से ऑड वाला कौन सा है। अब ऑड आप किस आधार पर चयन कीजिएगा वो देखकर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले को पहले बाहर कर लेते हैं। नफसगढ़ का युद्ध, असल में इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हारती नहीं है बल्कि जीतती है, और यही एकमात्र ऐसा विकल्प था जो कि गलत था, बाकी जितने हैं वो तो सही हैं। ठीक, इसके बाद 11वें को देखिए। कहा जा रहा है कि कौन से 2 संस्थान किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए गए थे। अब इस तरह का प्रश्न जो है ये पूछा गया है, तो आप यहाँ देख लीजिए, रहनुमाई मजदे आसन सभा है, बालिका विद्यालय है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसके अलावा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन भी दे रखा है। बताइए कि कौन सा 2 जो है वो एक ही आदमी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसमें जो पहला और चौथा आप देख रहे हैं ना, रहनुमाई मजदे आसन और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों के संस्थापक एक ही थे। कौन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी, दोनों की स्थापना उन्होंने ही की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ये चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, 11वें का सी वाला हो जाएगा। देखिए 12वें को कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को बाहर करिए, तो एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं। विश्व भारती है, गदर पार्टी है, हिंदू महासभा है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। अब आप बताइए, ये रिपब्लिकन आर्मी है असल में, तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय का संबंध था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इससे संबंध किसका था, सचिंद्रनाथ सान्याल का। गलत क्या है, तो गलत साफ साफ दिख रहा है नीचे, सचिंद्रनाथ सान्याल वाला।
ये जो सोशलिस्ट शब्द है इसी से आप पकड़ सकते हैं कि ये आर्मी हो या एसोसिएशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका संबंध किससे है? शहीद आजम भगत सिंह से। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के मिले जुले सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ये पुराने क्रांतिकारी थे और भगत सिंह उसमें नौजवान आकर जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जने मतलब युवावस्था दोनों की थी, लेकिन उसमें अनुभव चंद्रशेखर आजाद के पास ज़्यादा था और जोश भगत सिंह के पास ज़्यादा था। देखिए 13वें प्रश्न को कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो इंस्टीट्यूशन दे रखा है और रिलेटेड प्लेस दे रखे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, अब इसमें सही की तलाश करनी है, यानी 3 गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो वेन्यू है वो इलाहाबाद है। सेवा समिति भी इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुई थी। आत्मीय सभा भी इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुई थी। और तत्वबोधिनी, इसका भी वेन्यू दे रखा है, संबंधित स्थान इलाहाबाद। तो अब इसमें से बताइए सही क्या है? तो सही इसका बी वाला है, सेवा समिति इलाहाबाद। बाकी जितने हैं वो सब कलकत्ता वाले हैं, ठीक। तो इसका बी वाला बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 14वें को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन वाज द ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स वाज मर्डर्ड बाय द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। ये पूछा गया है कि मतलब सॉन्डर्स की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा कब की गई थी, वो चीज़। और हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एमंग दोज रिवॉल्यूशनरीज, कौन उन क्रांतिकारियों में शामिल नहीं था जिन्होंने कि सॉन्डर्स को मारा था। तो आप देख लीजिए 1928 और चंद्रशेखर आजाद है, 1929 और शिवराम राजगुरु है, 1928 खुदीराम बोस, भगत सिंह। इस प्रकार से है, कौन बाहर है क्रांतिकारी उससे आपको पकड़ना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक, सी वाला। 1928 तारीख थी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु के द्वारा जो ब्रिटिश अधिकारी थे सॉन्डर्स, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये लोग वेश बदल कर गए थे और वहाँ पर आपस में जो मिला जुला सहयोग है उससे उसकी हत्या करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र ब्रह्म बांधव उपाध्याय, बंग दर्शन समाचार पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर और संध्या समाचार पत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। तो आप बताएं कि सही क्या है। इसमें जितने दे रखे हैं उसमें से सही कौन सा है? तो ऊपर वाला ही है, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। बाकी जितने हैं वो सब गलत हैं। असल में पहले ए वाले को मार्क कर लेते हैं। देखिए इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ ब्रह्म बांधव दे रखा है तो ये गलत है। बंग दर्शन की शुरुआत बंकिम चंद्र ने की थी और संध्या समाचार पत्र जो है ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय से बिलोंग करता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 16वां। लिस्ट आपको मिलान करनी है। तो नेटिव मैरिज एक्ट है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, सारदा एक्ट है और शिशुवध प्रतिबंध है। ये सब अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ सुधारवादी काम है, ठीक है। अब ये जितने भी काम आप देख रहे हैं या एक्ट देख रहे हैं ये किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में आए थे, वो लिस्ट 2 में है। मिलान आपको करना है और यहाँ नीचे जो कूट दे रखा है उसमें से सेलेक्ट करना है। तो आप जानते ही हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट जो था ये नॉर्थ ब्रुक के समय में आता है, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक इसके समय रहता है। और एज ऑफ कंसेंट का जो टाइम था उस समय लैंसडाउन का जमाना था। शारदा एक्ट के टाइम में लॉर्ड इरविन ही थे और शिशुवध प्रतिबंध वाला जो है उसमें वेलेजली का समय था। तो इसका मिलान फिर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। फिर से मिलान करना है। एक तरफ डायनेस्टीज दे रखी है और दूसरी तरफ फाउंडर्स दे रखे हैं। तो कर्ण वंश है, वर्धन वंश है, उत्पल वंश है और अरवीडु वंश है। चिटपुट है, मतलब कुछ उत्तर वाले हैं, कुछ दक्षिण वाले हैं, कुछ मध्य वाले हैं, ऐसे दे रखा है। अब इसके जो फाउंडर हैं वो दे रखे हैं, जैसे कि अवंती वर्मन है, पुष्यभूति है, तिरुमल है और वासुदेव का भी नाम है। मिलान करके बताइए कौन सा फाउंडर किस राजवंश से बिलोंग करेगा। और इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए तो इसका जो ऊपर वाला है वही सही है, ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, अर्थात कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। ब्राह्मण वंश ये भी था। और उसके बाद वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन और अरवीडु की स्थापना तिरुमाल के द्वारा की गई थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। 18वें में फिर से डायनेस्टीज और रिलेटेड कैपिटल्स दे रखी हैं, मतलब एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उनका राजधानी क्षेत्र है। इससे बहुत तेज पूछा जाता है। संस्थापक और राजधानी दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पल्लव वंश है, होलसे है, कदम्ब है और पाल वंश है। संबंधित राजधानियों के नाम में मुंगेर, कांचीपुरम, बनवासी और द्वार समुद्र इस प्रकार से है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि कौन सा किससे बिलोंग करेगा। मिलान आपको करना है, नीचे कोड दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से ही मिला लेते हैं, अर्थात पल्लवों की कांचीपुरम हो जाएगी, ठीक। होलसे की क्या हो जाएगी? द्वार समुद्र, हैलेबिड आप वर्तमान में सुनते हैं वो सब है। इसके बाद कदम्ब वंश जो इसमें देख रहे हैं आप, कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी थी और पाल वंश की राजधानी मुंगेर, ठीक। ये हमने देखा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं और प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था और खानवा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ पूछा जाएगा, लेकिन तीनों की डेट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए एक प्रश्न में 3 जानकारियां डाली गई। अब नीचे डेट दी हुई है, 3-3 का पेयर बना हुआ है
और ये जो 19वां है ना, इसका करेक्ट आंसर आप भी जानते हैं। चंदावर वाला कब होता है? ये जो पानीपत के युद्ध होते हैं, माफ कीजिएगा, तराइन के युद्ध होते हैं, उनके समाप्त होने के बाद होता है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में जयचंद को उनकी करनी का फल मिल जाता है। तो ये 1194 का था, मतलब 1194। अब 1194 वाला जो ऑप्शन है वो या तो ए वाले में है या फिर सी वाले में है, इसमें से आपको देखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर का ही है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है और मुगल वंश की नींव पड़ती है। बाबर बाहर से आकर यहाँ जो सल्तनत है उसको साफ कर देता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, ये हुआ। और 1527 में होता है खानवा का युद्ध। तो ये चीज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? तो अपने बुढ़ापे में की, ये एक पक्की बात है। अब अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की? ये भी है। तो अकबर ने अपने शुरुआती जीवन काल में, जब वो तख्त पर बैठता है और उसके बाद उसका जो शुरुआती समय रहता है उसमें वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, लोगों को अपना दास बनाता है, मतलब जो जितने भी साम्राज्य होते हैं उनको जीतते हुए अपनी गुलामी स्वीकार करवाता है। जब उसका साम्राज्य खूब फैल जाता है तो उसके बाद फिर वो दान पुण्य वाले काम में उतर आता है। तो ये जितने भी भलाई वाले काम या जितने भी इस तरह की उदारता वाले काम आप देख रहे हैं ये बाद वाले समय में होते हैं। अब इसमें आप देख कर बताएं फिर। तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर फिर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ जो आप उत्तर देख रहे हैं ना, असल में दीन ए इलाही की स्थापना होती है 1582 में और यहाँ 1582 दे ही नहीं रखा है, तो डी वाला विकल्प हमारे काम का है, इसको चुन लेते हैं। 1582 में स्टैब्लिश होता है दीन ए इलाही, जो कि एक धर्म था अकबर के द्वारा स्टार्ट किया हुआ, और इलाही संवत शुरू होता है ठीक अगले साल यानी 1583 में। यहाँ नहीं दिया हुआ है, 1583 तो दिया है लेकिन 82 नहीं दिया है, तो डी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद 21वें को देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT जो था हमारा, इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विभाग की शुरुआत की गई थी? तो पहचानिए भाई, इसमें ये आप देख रहे हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक वाला जो है इसमें आप समझ सकते हैं कौन सा होगा, कृषि विभाग होगा। दीवान अमीर को ही इसको कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। दीवान मुस्तखराज क्या था? ये वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। साथ में दीवान अर्ज को आप देख रहे हैं, तो ये सैन्य विभाग था, बलबन के समय का ये स्टैब्लिश हुआ था, बाद में भी चलता रहता है। और दीवान इस्तिहा के फिरोज शाह तुगलक के समय में चलता है। तो चलिए आगे चलते हैं, 22वें को देख लेते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। आरीज मुमालिक हैं, बरीद मुमालिक हैं, दीवान खैरात है, खैरात मतलब दान पुण्य होता है, और दीवान बंदगान है। बंदगान मतलब क्या होता है? जो बंदों का डिपार्टमेंट है, यानी सेवकों का डिपार्टमेंट है, दास विभाग। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये असल में है क्या, देख लीजिए। और ये जो 22वां है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी के अकॉर्डिंग इसको एक बार मिला लेते हैं, मतलब देख लेते हैं। तो सी वाले में ये कहा जा रहा है, देखिए, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। आरिज मुमालिक जो था एक पद का नाम है, तो ये सैन्य विभाग का हेड हुआ करता था, मतलब सेनापति आप कह सकते हैं। बरीद मुमालिक जो था ये गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। दीवान खैरात ये दान विभाग था, ये कोई अधिकारी नहीं है, ये दान विभाग है। और दीवान बंदगान जो था ये दास विभाग था। ये है इसका पूरा। इसके बाद 23वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपसे कहा गया कि जो कूट यहाँ बने हुए हैं, मतलब सूची बनी हुई है, उसके हिसाब से मिलान करके आपको कूट इसमें चुनना है कि कौन सा होगा। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ शब्दावली दी हुई है जो कि मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करती है। देख लीजिए, सन्निधाता है, प्रशास्ता है, व्यवहारिक है और अंतपाल है। ये सब अधिकारियों के नाम हैं, जो कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य का प्रमुख ग्रंथ था, ये इकोनॉमी से नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ग्रंथ था और चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। तो उसमें कुछ पदों का उल्लेख किया गया था जो कि मौर्य प्रशासन में प्रचलित थे। अब बताइए कि इनका एक्चुअल मीनिंग या जो असली मतलब है वो क्या होता है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। डी वाले के हिसाब से इसको कर लेते हैं। जो लास्ट वाला है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। प्रशास्ता जो था ये कारागार का अध्यक्ष होता था। व्यवहारिक ये प्रमुख न्यायाधीश होता था। और जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे, यानी एकदम किनारे वाले दुर्ग होते थे जहाँ हमले का खतरा ज़्यादा होता था, वहाँ अंतपाल पहरेदारी करता था। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाकर जल्दी से बताइएगा कि ये जो ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली है इनका असल में मतलब क्या है। तो अरित्र दिया हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं ना यहाँ शब्दों को, अरित्र दिया हुआ है, अघन्या दिया हुआ है, लांगल दिया हुआ है और धन्व दिया हुआ है। इनका अर्थ दे रखा है दूसरे वाली तरफ, यानी हल, गाय, मरुस्थल और नाविक, ठीक, ये आप देख रहे हैं। बताइए कौन सा किससे मिलेगा। तो अघन्या किसको कहा जाता था? गाय को, जो कि न मारने योग्य है, यानी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, वो पूजनीय है। तो बी वाले का क्या हो जाएगा? दूसरा। और जैसे ही हम बी का दूसरा चुनते हैं इसमें काफ़ी कुछ एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा उत्तर हमारे सामने है, यानी इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए वाला। ए वाले के हिसाब से बाकी को भी मिला लेते हैं। अरित्र किसको कहा जाता था? नाविक को कहा जाता था, जो नाविक होता था उसको कहते थे। और अघन्या आपने देख ही लिया। लांगल हल को कहा जाता था और धन्व जो शब्द था ये मरुस्थल, यानी जो रेगिस्तानी जमीन होती थी उसके लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। एक तरफ मेजर साइट्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो रिलेटेड रिवर्स हैं वो दे रखे हैं। ये बात हो रही है हड़प्पा काल की। तो कालीबंगा है, धौलावीरा है, लोथल है और आलमगीरपुर है। लूनी, हिंडन, घग्घर और भोगवा ये नदियों के नाम है।
मिलान करके बताइए। अब देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले के हिसाब से अगर देखें तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा यही हमारा सही है, अर्थात कालीबंगा से घग्गर को मिला लीजिए, धौलावीरा से लूनी को मिला लीजिए, गुजरात वाला क्षेत्र, रेगिस्तान में ये नदी विलीन हो जाती है। इसके बाद लोथल से आप भोगवा को मिला लीजिए, आलमगीरपुर से किसको मिलाइएगा, हिंडन को मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करने पर कौन सा कोड सही रहेगा। तो यहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल्स दे रखी हैं, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया है, और उसमें अध्यक्ष कौन रहता है ये साथ में लिस्ट 2 में दे रखा है। तो बताइए इसमें मिलान कैसे करें। तो पहली वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी, चौथी, मोगली पुत्तिस, सबकामी, इन्हें सब्बाकामी या सबकामी कहा जाता था, प्राकृत भाषा में शब्द थोड़े से उलट जाते हैं, और वसुमित्र है, महाकश्यप है। बताइए तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, ज़्यादा नीचे जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, अर्थात जो पहली वाली बौद्ध संगीति होती है उसमें महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं, इनका जो प्राकृत नाम था वो महाकश्यप था। और दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति होती है उसमें सबकामी, ठीक है, सबकामी जो है वो अध्यक्षता करते हैं। तीसरी वाली में मोगली पुत्तिस, मोखली पुत्तिस इन्हें कहा जाता था। तो ये मोखली पुत्र, इनकी माता का नाम मोखली था, ठीक है, तो उन्हीं के ये पुत्र थे, तो मोगली पुत्तिस इनका नाम पड़ गया। और उसके बाद जो चौथी वाली थी इसमें वसुमित्र और अश्वघोष ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं, और ये कनिष्क के शासनकाल में होती है, बौद्ध धर्म का यहाँ डिवीजन हो जाता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद 27वें को देखते हैं। इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया है, जैन धर्म के बारे में है और कुछ अन्य फुटकर स्टेटमेंट है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा जानकार नयन चंद्र था, ठीक है, ये दिया है। और वाराणसी कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य साम्राज्य था उसके बाद का उत्तर काल, अर्थात अशोक के बाद का समय, अर्थात ये तात्पर्य है, ठीक है। अर्थात शब्द का मतलब होता है मतलब, तो यहाँ वही इस्तेमाल किया गया है। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था, ये शब्द है। अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है। तो 27 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। बी का मतलब क्या है, यही गलत है। वाराणसी कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। मथुरा कला जो है ना, मथुरा कला शैली में जो चुनार के बलुआ पत्थर है उनका इस्तेमाल करके मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। बुद्ध की मूर्तियां, वैदिक धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां, तो इन सब का कला मतलब मथुरा कला जो है ये पूरी तरह से इन तीनों धर्मों से बिलोंग करती है। बाकी जितने हैं वो ठीक है, बाकी जितने स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है, तो उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद 28 को देखते हैं। महत्वपूर्ण नेता दे रखे हैं और उनका जो स्मारक है वो दे रखा है, मतलब उन्हें उनका जो समाधि स्थल है किस नाम से जाना जाता है ये दिया हुआ है। तो जगजीवन राम है, ज्ञानी जैल सिंह है, मोरारजी देसाई हैं और शंकर दयाल शर्मा है। समता स्थल, अभय घाट, एकता भूमि और कर्म भूमि, जरा मिलाकर बताइए कि किसको कहाँ समाधि दी गई है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी वाला है, मतलब जगजीवन राम का क्या हो जाएगा, समता स्थल हो जाएगा। डी का मतलब यहाँ आप देख ही रहे हैं, ज़्यादा हेर फेर नहीं करना है, आमने सामने ये है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल हो जाएगा, यहाँ मिला लीजिए। मोरारजी देसाई का कौन सा होगा, अभय घाट हो जाएगा। और शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि हो जाएगा, ये इसका परफेक्ट है। तो हमने डी वाले को चुना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, कैलाश मंदिर, हजार खंभा मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल। अब बताइए कि ये कौन सी डायनेस्टी के समय में बना था, मतलब कौन से राजवंश के राजाओं ने इसे निर्मित करवाया था। तो राष्ट्रकूट है, चोल है, काकतीय है और सोलंकी है। बताइए अब इसे अगर आप मिलान कीजिएगा तो कैलाश वाला किससे मिलेगा, बेशक राष्ट्रकूटों से मिलेगा, तो आप सीधा मिला दीजिए फिर, ठीक है। कैलाश को किससे मिलाएगा, राष्ट्रकूट से। और ए का पहला किस में है, एकमात्र डी वाले में, और इसीलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। बाकी को भी देख लेते हैं। हजार खंभा वाला काकतीयों से बिलोंग करता है, काकतीय जो डायनेस्टी थी दक्षिण की उससे बिलोंग करता है। बृहदेश्वर टेम्पल का संबंध चोलों से है, मतलब चोल राजवंश से है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था ये सोलंकी वंश से जुड़ा हुआ है, ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में कहा गया कि एक तरफ टाउन है और दूसरी तरफ फाउंडर्स है, मतलब एक तरफ नगर है दूसरी तरफ संस्थापक है। तो यहाँ दिया है मान्यखेत, ये नगर का नाम है, ठीक है, मान्यखेत, परिहासपुर, साथ में राजगृह और पाटलिपुत्र भी है। संस्थापकों के तौर पे बिंबिसार, ललितादित्य, उदयन और अमोघ वर्ष का नाम दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि बिंबिसार जो कि मगध डायनेस्टी की नींव रखता है, मगध राजवंश या मगध डायनेस्टी आप इसलिए कहेंगे क्योंकि हर्यकों का सबसे पहले शासन उस पर होता है, ठीक। हालांकि बृहद्रथ डायनेस्टी उससे पहले से रूल कर रही थी, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ पौराणिक साक्ष्य है, जिसमें कि जरासंध राजा था, तो वो था असल में, लेकिन हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तो हम हर्यक को ही पहला मानते हैं, तो ये मगध डायनेस्टी भी कही जाती है फिलहाल। अब इसमें आप देखिए कि राजगृह से आप बिंबिसार को मिलाइएगा, राजगीर या राजगृह इसको कहा जाता था, ये पहले मगध साम्राज्य की शुरुआती राजधानी थी। इसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना हालांकि अजात शत्रु के समय में ही होती है, ठीक है। गंगा सोन नदियों का जो संगम था वहाँ एक छावनी क्षेत्र बनाया जाता है जिसको कि पाटलिपुत्र कहा जाता है, वर्तमान में पटना है।
लेकिन उदयन के समय में इसको राजधानी बनाया जाता है, तो ये उस समय का। ठीक, अब आपने 2 मिला लिया तो 2 मिलाने से इसका आंसर तो मिल जाएगा, और आंसर क्या होगा इसमें से? ए वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से हमने काम किया है, अर्थात मान्यखेत का आप अमोघ वर्ष से मिला लीजिए और परिहासपुर का ललितादित्य से मिला लीजिए, हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पंपाडुम शोला, ठीक है, पंपादुम शोला इसे कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दे रखा है, और गोरुमारा नेशनल पार्क दे रखा है। इसमें राज्यों के नाम है, कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। 31 और 31 का अगर आप देखें तो बी वाला सही, ठीक, बी वाले के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा कैसे होगा? देखिए, इंदर किला जो है ये हिमाचल का हो गया, और इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र में है, पंपादुम शोला कहाँ पे? केरल में है, गोरुमारा आपका पश्चिम बंगाल में है। 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ईयर? कौन से इसमें से 2 जो है वो एक समान वर्ष में आयोजित हुए थे? तो क्योटो प्रोटोकॉल है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 24 है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 है। इसके अलावा किगाली अमेंडमेंट है, यानी किगाली संशोधन इसे कहा जाता है। तो बताइए कौन से 2 एक ही साल में आयोजित हुए थे? 32, और ये जो 32वां आप देख रहे हैं इसका डी वाला हो जाएगा, तीसरा, चौथा, ठीक। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 है और किगाली अमेंडमेंट है, ये दोनों एक ही साल में हुए थे, तो इसलिए डी वाले को चुनते हैं। अब समय भी देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या हो जाएगा? 1997। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर यानी सीओपी जो 24 देख रहे हैं आप, वो 2018 का है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 ये आप देख रहे हैं, ये 2016 का है, और किगाली का जो डेट है वो भी 2016 का है। तो ये दोनों 2016 वाले थे। इसके बाद 33वें को देखिए, कौन सा गलत है? तो 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी मौसम विज्ञान दिवस, और 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। जबकि 11 मई को मनाते हैं माइग्रेटरी बर्ड डे, जबकि 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। ये है पूरा। अब इसमें आप देखिए कि गलत कौन सा है। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। मतलब ये जो प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है, प्रवासी पक्षी दिवस है, यही वाला गलत है। तारीख यहाँ आप देख रहे हैं तो बाकी सब तो ठीक है, 9 मई को मनाया जाता है, और यहाँ कितना दिया है? 11 मई। इसकी तारीख क्या है? 9 मई की। इसके बाद 34वें को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। नोकरेक जो है ये मणिपुर में बन गया है आजकल, और मन्नार की खाड़ी वाला तमिलनाडु पहुंच गया है, जबकि अचानकमार अमरकंटक ये झारखंड में था पहले से ही, बिहार का हिस्सा था कभी, ऐसा कुछ दे रखा है। अब बताइए कि सही क्या है? ये सब झूठ बोल रहे हैं, आपको देखकर मालूम हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला। सी का मतलब क्या हुआ? इसमें लगा लीजिए पहले, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु वाला, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है आप जग जाहिर बात है जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। नोकरेक आपका मेघालय में है, और अमरकंटक वाला कहाँ पड़ेगा? अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ के सीमा में आता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब ये कल्चरल है, नेचुरल नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कई सारी वैरायटी होती है, तो जो मिक्स वाली है उसमें उसको तो इसमें गिनना ही नहीं है। ये कल्चरल वाला जो है उसको देख रहे हैं। तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, मतलब अहमदाबाद को ऐतिहासिक सिटी के तौर पे, हिस्टोरिकल सिटी के तौर पे डिक्लेयर किया गया। जयपुर शहर, रानी की बावड़ी और राजस्थान के पहाड़ी किले, इनकी अधिसूचना का वर्ष क्या है? मतलब कब इन्हें यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया, वो डेट आपको बतानी है। तो मिलान कर लीजिए, पहले देख लीजिए इसमें कौन सा कब बना था। और इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऊपर वाला ही है, यानी ए वाले को चुनेंगे। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा ऑप्शन इसमें देखिए। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर ये डिक्लेयर होता है 2017 में। जयपुर शहर को शामिल किया जाता है 2020 में। रानी की बावड़ी ये 2014 में शामिल होती है, और राजस्थान का पहाड़ी किला ये 2013 में शामिल होता है। ये इसका पूरा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गलत कौन सा है? तो सी राव समिति ये कृषि नीति से जुड़ी हुई है, मतलब एग्रीकल्चरल पॉलिसी से इस कमेटी का संबंध है। भगवती कमेटी जो है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसे कि पीडीएस कहा जाता है। और विवेक देवराय कमेटी, ठीक है, विवेक देवराय कमेटी ये रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, यानी रेलवे का पुनर्गठन किया जाए, सुधार की आवश्यकता है, ऐसा कुछ। और ये जस्टिस BM शाह की समिति, यहाँ आप देख रहे हैं, ये काले धन से जुड़ी हुई, यानी ब्लैक मनी से इसका कनेक्शन है। तो गलत क्या है? गलत इसका बी वाला है, ठीक है। धारिया कमेटी जो है उसका संबंध पीडीएस से है, और यहाँ क्या दिया है? भगवती कमेटी, और इसीलिए ये गड़बड़ है। बाकी जितने हैं वो सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला। तो जरा बताइएगा कि भगवती कमेटी का कनेक्शन किससे? इसके बाद 37 में कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो जस्टिस AK माथुर आयोग ये 7वें वेतन आयोग, मतलब 7वें वेतन ढांचे से जुड़ा हुआ है, ये कहना सही रहेगा। इसके बाद वासुदेव समिति जो है ये NBFC क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए आई थी। YV रेड्डी समिति, इसका संबंध आयकर में छूट की समीक्षा करने से था। और शिवरमन कमेटी का संबंध CBI की स्टैब्लिशमेंट से था। तो आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? भाई कमेटी एक बार देख लीजिएगा, कमेटी ये पॉलिटी वाली भी देख लीजिएगा और इकोनॉमी वाली भी देख लीजिएगा।
अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें इसे तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवरमन समिति जो है इसका संबंध नाबार्ड की स्थापना से था और यहाँ क्या दिया है, सीबीआई की स्टैब्लिशमेंट, और यही गलत है। इसके बाद 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में एक तरफ झीलों के नाम दे रखे हैं, मतलब लेक्स दे रखी हैं, और वो किस राज्य में है, ये लिस्ट 2 में है। मिलान आपको करना है तो सष्टम कोट्टा है, बड़खल है, चंदूबी है और शिवसागर है, ये सब लेक्स हैं। महाराष्ट्र, केरल, असम और हरियाणा ये राज्यों के नाम है। बताइए कौन सी किस राज्य में है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से इसे देखिए, सष्टम कोट्टा कहाँ पड़ेगी, केरल में, ये सभी लोग जानते हैं। बड़खल कहाँ पड़ेगी, हरियाणा में। चंदूबी कहाँ पड़ेगी, असम में। और शिवसागर महाराष्ट्र, ये इसकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो नागार्जुन सागर बांध भागीरथी पर बना हुआ है। भागीरथी कौन सी नदी है आप समझिए, ये एकदम हिमालयन रिवर है। गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं अलकनंदा और भागीरथी, उसमें से एक है। और इसके बाद कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा पर बना है। तो गलत क्या है, तो गलत ऊपर वाला ही है। नागार्जुन सागर वाला वो देखकर मालूम हो रहा है, केवल पहला। ठीक, नागार्जुन सागर डैम किस पे बना है, कृष्णा पे बना है। भागीरथी पे कौन सा बना है बताइए, टिहरी डैम भागीरथी पर बना है या अलकनंदा पे बना है, ये सोचकर बताइएगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। गंगा की ये दोनों मुख्य, मतलब ये दोनों धाराएं आकर जब यहाँ से एक जगह एक होती हैं तो वहीं से गंगा की मुख्य शाखा का निर्माण होता है। और इसी में से किसी एक पर टिहरी डैम को ऐसा बांध दिया गया है कि गंगा का आधा पानी तो वहीं रुक गया है, और गंगा की बुरी गति इसी वजह से ज़्यादा हुई है। प्रदूषण तो है ही है, लेकिन प्रदूषण इतना टिकाऊ नहीं रहता, जो जल की धारा है वो धीमी पड़ गई। इसके बाद 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि अवरोही क्रम में जरा व्यवस्थित कीजिए ऊंचाई के आधार पे। तो ये जो पर्वत शिखर है इसमें कामेत है, इसके अलावा नंदा देवी है और साल्टेरो कांगड़ी है। बताइए कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, जो सबसे ऊंचा वाला होगा उसको पहले रखिएगा। और 40वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए बी के हिसाब से क्या हो सकता है। असल में कामेत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, करीब 7,756 मीटर है। जो हिमालयन रेंज है उसमें ऊंचे ऊंचे ही मिलेंगे। नंदा देवी भी अच्छा खासा हाइट इनका है, ये 7,816 मीटर है। और साल्टेरो कांगड़ी कितना है, 7,742। तो सबसे ऊंचा कौन है, नंदा देवी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, केंद्र सरकार द्वारा भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य किस साल में शुरू किया गया, मतलब जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंप्यूटराइज किया गया। तो डिजिटल आजकल हर चीज़ है। अब इसमें आप बताइए कि ये समय कौन सा था, काफ़ी पहले हुआ है। और 41 का करेक्ट आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा। मतलब 1988-89 का जो सत्र था, बजट वर्ष था, उसमें ऐसा काम किया जाता है। तो 1988-89 यानी इसका डी वाला सही। इसके बाद 42 को देखिए, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी स्कीम्स वर मर्ज्ड इनटू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन 2008। मतलब कितनी सारी योजनाओं को इसमें मर्ज करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम। 2 योजनाएं इसमें विलय कर ली गई थी, 3 की गई थी, 4 या 5। तो 2008 की जो तारीख थी, ठीक है, 2008 की यहाँ तारीख जो दी हुई है उसमें ये नया प्रोग्राम लॉन्च होता है और 2 योजनाओं को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 43 को देखते हैं। यहाँ ताप विद्युत संयंत्र दे रखा है, तो बनक बोरी है, बनक बोरी ताप विद्युत केंद्र ये गुजरात में है। सुवर्ण रेखा ताप विद्युत केंद्र ये झारखंड में है, यानी थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद यहाँ बाली मेला थर्मल पावर स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल में दे रखा है, और जो बांसवाड़ा है वो राजस्थान में है। इस प्रकार से है। अब इसमें से आप बताइए कि गलत क्या है। तो गलत इसका कौन सा है, सी वाला है। सी वाले को देख लीजिए, बाली मेला। बाली मेला थर्मल पावर स्टेशन असल में कहाँ पर है, ये ओडिशा में है, और यहाँ दिया है वेस्ट बंगाल, यही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, बगलिहार जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और दुलहस्ती, इसके अलावा भद्रा, ये सब क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं या संयंत्र हैं। बताइए कि इसमें से कौन सा चिनाब नदी पर नहीं है, चिनाब रिवर पर इसमें से कौन सा नहीं है। इसका मतलब है कि 3 होंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। फिलहाल इसका डी हो जाएगा, भद्रा। भद्रा कहाँ पे है, ये काठियावाड़ नदी पर बना है, ये गुजरात में है। असल में ये पहुंच कहाँ जाएगा, चिनाब में तो जाएगा नहीं, मतलब ये उत्तर वाला हिस्सा तो हो ही नहीं सकता है। देखकर पहचाना जा सकता है, विकल्प आसान है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45, स्टेट्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ बॉक्साइट माइनिंग सेंटर दिए हुए हैं। अब इसमें से आप देखिए कि बॉक्साइट का खनन जो है वो कहाँ से होता है और कहाँ से नहीं होता है। अब इसमें कोई एक गलत है, 3 तो सही है, ठीक, 3 सही है, उनको आपको अलग करना है और जो गलत है वो बताना है। तो ओडिशा में जो बॉक्साइट का खनन का केंद्र है वो कोरापुट में है। महाराष्ट्र का जो बॉक्साइट खनन केंद्र है वो लोहार डागा में है। सरगुजा जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरेली जो है गुजरात में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि ये किस लिए फेमस है, बॉक्साइट के खनन के लिए। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, आप जानते हैं। अब इसके बाद 45 को अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब क्या, महाराष्ट्र वाला गलत दिया है, ये जो लोहार डागा है ये झारखंड में है, ठीक है, बाकी जितने हैं वो ठीक है।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य मध्य पेटी के अंतर्गत नहीं आता है, जो मिडिल बेल्ट है उसके अंडर में नहीं आता है। रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, यहाँ जो बेल्ट है, इसका बेल्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? ये मिनरल बेल्ट है, असल में खनिजों की यहाँ बहुतायत है। तो बताइए कि इससे कौन सा बाहर है? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र है, और इसका डी हो जाएगा। ये सभी तो आते हैं। मतलब अगर मध्य पेटी यानी जो मिडिल बेल्ट है उसको हम पूरा देखें तो उसमें कुल मिलाकर 4 राज्य मोटे तौर पे आते हैं। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र है और महाराष्ट्र है। और यहाँ तीनों दे रखे हैं तो हम डी वाले को चुन लेते हैं, नॉन ऑफ दीज। 47 को देखिए, USDA के हिसाब से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की हैं, उसमें से सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी है वर्ग किलोमीटर में आपको देखना है। तो इंसेप्टिसोल है या एंटीसोल्स है या वर्टिसोल्स है या एल्फीसोल्स है, ये मिट्टियों के प्रकार हैं। और 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य कृषि विभाग जो है ये आंकड़ा प्रस्तुत करता है। इसका सी वाला पहले चुन लेते हैं, वर्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स का सबसे बड़ा क्षेत्रफल हम देखते हैं, करीब 1,30,372 के आसपास ये वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। उसके बाद एंटीसोल्स है, फिर एल्फीसोल्स है, इस प्रकार से ये चलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 48 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो काजू की जो फसल है उसके लिए सबसे सुटेबल सॉयल होती है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती प्लांटेशन क्रॉप है तो ये बहुत बढ़िया हो जाती है। और बरसीन की खेती अगर आपको करनी है तो उसके लिए रेगुड सॉइल की आवश्यकता होती है। मक्के की फसल उगाने के लिए आपको क्या चाहिए? एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होगी। और अखरोट यानी जो वॉलनट होता है उसको उसके कल्टीवेशन के लिए आपको जो करेवा मिट्टी है, करेवा मृदा है, उसकी आवश्यकता होती है। बताइए कि इसमें से गलत क्या है? गलत इसका बी वाला है। बरसीन की खेती के लिए आपको काली मिट्टी नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी चलेगी, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी तंबाकू की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जो कपास की खेती होती है उसके लिए वरदान होती है। काली मिट्टी की बात हो रही है। ये सब चीज़ें हैं। मक्के और बरसीन के लिए मुख्य तौर पे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो जलोढ़ होती है। इसके बाद 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे दावकी और तंबिल दिया हुआ है, दोनों में बीच में डैश है, उसको ध्यान दीजिएगा, एक में नहीं है। उसके बाद नेपाल के साथ भारत की सीमा सोनौली, यहाँ पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है। भूटान के साथ भारत की सीमा मोरे। सही क्या है? इसमें सब सही नहीं है या हो सकता है कि सभी सही हो। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या है बताइए? ए वाला हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा दावकी तंबिल, ठीक है। और सोनौली वाला जो है ये भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर। इसके बाद म्यांमार के साथ भारत की सीमा ये मोरे हो जाएगा। तो इसमें म्यांमार के साथ होता है, भूटान के साथ नहीं होता है। तो तीसरा वाला तो गलत है, पहला दूसरा सही है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। इसके बाद 50 को देखते हैं। 50वें प्रश्न में कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन, माफ कीजिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो ट्रॉपिकल स्टेपीज क्लाइमेट होता है उसके संदर्भ में। सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है उसके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि इस जलवायु क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जनवरी में औसत तापमान केवल 15 डिग्री सेल्सियस होता है और औसत वार्षिक वर्षा 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं, जितना दिया है वो सभी सही। इनमें से कोई नहीं को चुनने का मतलब क्या है? यहाँ हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था, तो इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, सभी सही। इसके बाद 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में एक तरफ जो प्रोडक्शन दिया है उसमें उत्पादन में नंबर 1, मतलब किस चीज़ का उत्पादन करने में नंबर 1 कौन सा देश है, असल में ये दिया हुआ है। तो उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है वो एक तरफ है और देश का नाम दूसरी तरफ है। तो कोयले के उत्पादन में चीन पहली पोजीशन पे है। लौह अयस्क यानी आयरन ओर के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। सिलिमेनाइट के मामले में मोजाम्बिक है और क्रोमाइट का उत्पादन होता है साउथ अफ्रीका से सबसे ज़्यादा। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है? और 51 का जो राइट आंसर है यहाँ देख लीजिए, सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है? यहाँ सिलिमेनाइट की बात हो रही है ना। यहाँ देखिए मोजाम्बिक कहाँ से हो जाएगा? अपना देश है ना भारत, वो इसमें नंबर 1। इसके बाद 52 को देखते हैं। इंडिया के यहाँ पे प्लेस दे रखे हैं, मतलब इंडिया के प्लेस नहीं दिए हुए हैं बल्कि इंडिया का जो प्लेस या रैंक है वो दिया हुआ है असल में। और किन खनिजों के उत्पादन में वो कौन से स्थान पे है, बस यही आपको देखना है और इसमें से गलत की तलाश करनी है। तो भारत का तीसरा स्थान है एल्यूमिना के प्रोडक्शन में, ठीक है। एल्यूमिना है, ये ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम नहीं है। और दूसरा स्थान है बेराइट के प्रोडक्शन में। 5वां स्थान है बॉक्साइट के मामले में और तीसरा स्थान है जो कॉमन सॉल्ट होता है उसके मामले में। और 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। खनिजों के उत्पादन में अगर भारत की पोजीशन देखें तो इसमें चौथा स्थान है एल्यूमिना के प्रोडक्शन में, दूसरा स्थान है बेराइट, 5वां बॉक्साइट और तीसरा साधारण नमक। तो इसका जो ऊपर वाला है वही चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। उत्पादन में प्रथम और उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे दे रखा है, मतलब गाजर के उत्पादन में बुलंदशहर पहले स्थान पे है। अमरूद का उत्पादन मैनपुरी से सबसे ज़्यादा होता है। केले का उत्पादन गोरखपुर से सबसे ज़्यादा होता है और प्याज फतेहपुर में ज़्यादा पैदा होती है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत क्या है? तो गलत इसका आप समझ रहे हैं कौन सा होगा? अमरूद वाला हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इलाहाबादी अमरूद भले ही फेमस हो लेकिन अमरूद के प्रोडक्शन के मामले में बदायूं जिला सबसे नंबर 1 है, ठीक।
बदायूं जो है ये पहली पोजीशन पे है। और यहाँ क्या दिया है, मैनपुरी दिया है। मैनपुरी का लहसुन होता है और प्याज फतेहपुर में उगती है सबसे ज़्यादा। तो प्रोडक्शन का डाटा हम लोग देख रहे थे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसके बाद 54 को देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। भारत का शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य ये पश्चिम बंगाल है। शीर्ष फल उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है और शीर्ष शहद उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आप बताइए कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। तो करेक्टली मैच इसमें से कौन सा होगा, ऊपर वाला ही मसाला उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, सही बात है। सब्जी उत्पादन में वेस्ट बंगाल इस समय पहली पोजीशन पे है। फल के उत्पादन में आंध्र पहली पोजीशन पे है और शहद के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है। तो उत्तर प्रदेश वाला डाटा तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। और अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को भी, क्योंकि इस प्रश्न का ढांचा थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ ये पूछना चाहिए था कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, क्योंकि बाकी सब तो सही ही है। इसमें आप देख रहे हैं मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सब्जी उत्पादन, बस इसमें गलत कौन सा है, ये वाला। फल उत्पादन के मामले में आंध्र पहली पोजीशन पे है और यहाँ दे रखा है महाराष्ट्र। तो गलत विकल्प हमें चुनना था और इसका जो करेक्ट आंसर है फिर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, आंध्र होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गलत जो सुमेलित है वो आपको बताना है। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो पलानी जलप्रपात ये कुल्लू जिले में पड़ता है, जोरांडा मयूरभंज में पड़ता है, मतलब उड़ीसा। बाहुती जलप्रपात ये रीवा जिले में पड़ता है और हुंडरू जो है ये साहिबगंज जिले में पड़ता है। सही क्या सही इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। तो 55 का डी हो जाएगा, ठीक है। हुंडरू की जो लोकेशन दी हुई है ये रांची जिला झारखंड में पड़ता है। बाकी जो है उसमें पलानी जो है ये कुल्लू जिले में पड़ता है, मतलब हिमाचल प्रदेश लोकेशन हो जाएगी। जोरांडा ये मयूरभंज उड़ीसा वाले क्षेत्र में। बहुती जो है ये रीवा जिला है, मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। हुंडरू का आपका झारखंड होगा और यहाँ पर साहिबगंज दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसके बाद 56 को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो मर्मुगोवा ये शरावती नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरिन ये भारत का, मतलब दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो इसमें सभी का भी विकल्प मौजूद है, बताइए सही क्या है। और 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब क्या है, तूतीकोरिन वाला एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ क्या लिखा है, प्राकृतिक बंदरगाह। मर्मुगोवा जो है ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, गोवा वाला क्षेत्र, ठीक। तो बाकी सब गलत है, इसका केवल तूतीकोरिन सही है, इसे हमने चुना। इसके बाद 57 को देखिए। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स इन 2021। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है ये 2021 का लेटेस्ट वाला है। तो इसमें बताइए कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। तो ब्लैक राइस ये मणिपुर का था, चक हाओ इस चावल को कहा जाता था। और कंधमाल हल्दी इसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य को जीआई टैग मिला है। खोला मिर्च के लिए गोवा को मिला है और डिंडीगुल का जो ताला होता है उसके लिए तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग मिला है। तो गलत क्या है आप बताइए। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। भौगोलिक संकेतकों की अगर आप सूची देखेंगे तो इसमें जो ये कंधमाल हल्दी दे रखा है, आंध्र कहाँ से हो जाएगा, ये उड़ीसा की थी ना। राज्यों के बीच में इसी को लेकर तो झगड़ा हो जाता है, जैसे रसगुल्ला, कड़कनाथ मुर्गा, इस तरह के जो उत्पाद होते हैं एक से ज़्यादा राज्यों में फैले होते हैं, तो वहाँ 2 या 3 राज्य जो है वो एक साथ दावा करने लगते हैं, तो दिक्कत होती है। फिलहाल बाकी सब ठीक है। खोला मिर्च ये गोवा की है। ब्लैक राइस ये काफ़ी मोटा और भारी चावल होता है, इसको पकने में बहुत देर लगती है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखिए, लेकिन पौष्टिक बहुत होता है। कंट्रीज दे रखी हैं और कैपिटल है। गुयाना की जो राजधानी है वो लिब्सी है। इसके अलावा गिनी की राजधानी कोनाक्री है, आयरलैंड की डबलिन है और जमैका की क्लिंगस्टन है। इसमें आप बताइए कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ऊपर वाला जो है वही गलत है। ये जो लिब्सी दिया हुआ है ना, ये जॉर्जिया की राजधानी है, ना कि गुयाना की, और यहाँ पे गलत दे रखा है। इसके बाद 59 को देखिए, कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, जिसको कि आप बहुत खुश होकर हल करते हैं। तो भाग 7 दिया हुआ है और संविधान का भाग 7 है असल में ये। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज का इसमें पूरा प्रोविजन हमें दिखाई देता है। भाग 10 में हमें पंचायतें दिखाई देती हैं। भाग 9 क जो है, ध्यान दीजिएगा, भाग 9 ए या क इसे कह लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया है। इसमें नगर पालिकाएं यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो दिखाई देती हैं। और भाग 9 जो है सीधा सीधा उसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो है उनका उल्लेख किया गया है। तो सही क्या है, सही इसका केवल सी वाला है, ठीक है। सी का मतलब क्या है, ये जो 9 का दिया है नगर पालिकाएं वो ठीक है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, ये आपने हजारों बार पढ़ा होगा। इसका पहले सी वाला निशान लगा लेते हैं, जो कि सही है। और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किसमें है, भाग 8 में है, यहाँ भाग 7 दे रखा है। वैसे ही अनुसूचित जाति वाला जो है वो भाग 10 में है, तो यहाँ 9 दिया हुआ है, बाकी सब गलत है। 60वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जो 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुल मिलाकर 29 विषय हैं। और ये जो शेड्यूल है इसको 1992 में 73 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा जोड़ा गया, ऐसा कहा गया है। और जो 12th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुल मिलाकर 18 सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो शेड्यूल है इसको 1992 का जो 74 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा जोड़ा गया है। अब आप बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है। तो गलत इसका डी वाला है। गलत डी वाला है मतलब क्या,
नॉन ऑफ दीज कहा है ना, तो नॉन ऑफ दीज का मतलब यह है कि दोनों सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ये कहने का मतलब। इसके बाद 61वें को देखिए, 61वें में कहा जा रहा है कि संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित नहीं है, ऐसा कहा गया। इसमें आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रश्न है इसे देखिए। राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी का प्रोविजन। आप जानते ही हैं कि 1935 का जो GOI था यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो अधिकतर अनुच्छेद तो वहीं से लिए गए हैं, मतलब जो ढांचा है वो वहीं से खड़ा किया गया है, बाकी अन्य देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा बोरो किया गया है और उसे अपने देश की परिस्थिति के हिसाब से ढाला गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा 1935 से नहीं लिया गया है, और वो इसमें आप देखें ध्यान से तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री जो रूल होता है वो नहीं लिया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अवधारणा कहाँ से आई है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, जो ब्रिटिश संविधान है वहाँ से ली गई। बाकी जितने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 62 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। जो पहली कैबिनेट स्टैब्लिश होती है स्वतंत्र भारत की, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। तो CH भाभा जो थे इन्हें कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, जगजीवन राम को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था, सरदार बलदेव सिंह जो थे इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था और राजकुमारी अमृता कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। अब बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो 62 का स्पष्ट देखकर मालूम हो रहा है कि इसमें ध्यान से देख लीजिए, पहले ऊपर वाला गलत है। ठीक, ऊपर वाले का मतलब क्या है, ये जो CH भाभा दिया हुआ है, असल में जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे, वो ठीक दिया है, और राजकुमारी अमृता कौर का भी ठीक ठाक है स्वास्थ्य, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई का संबंध था कम्युनिकेशन से, और यहाँ क्या दिया है CH भाभा, तो इसीलिए ऊपर वाला गलत है। इसके बाद 63 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। तो राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 19 में है, ऐसा कहा जा रहा है। राइट टू फ्रीडम हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 23 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर 24 में है, जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 29 में है, मतलब आर्टिकल नंबर 29 में है, ऐसा कहा जा रहा है। सही क्या है, तो सही इसका सी वाला है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 24 में है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ हैं। ठीक, इसमें आप गड़बड़ कैसे कह सकते हैं, तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 18 है उसमें समानता का अधिकार हमें दिखाई देता है, और स्वतंत्रता का अधिकार दिखाई देता है 21 में, जो कि इमरजेंसी का जो समय होता है उस समय भी निलंबित नहीं होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 24 आपने देख लिया है, धर्म की आज़ादी का 25 में है। ये पूरा सीक्वेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ इसमें जो सही है वो सी वाला है। इसके बाद 64 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटेड आर्टिकल। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, एबोलिशन ऑफ टाइटल है और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। ये 3 प्रावधान है जो कि संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि इनका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो कौन सा होगा, यानी जो सबसे बाद वाला आर्टिकल है उसको सबसे पहले रखना है, ये क्रम रहेगा। और जो 64 है इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो बी वाला हो जाएगा, बी वाले के हिसाब से ही करेंगे, यानी दूसरा तीसरा पहला, ये क्रम सही है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और अनुच्छेद 17 जो है उसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, ये क्रम है इसका। इसके बाद 65 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटेड आर्टिकल। तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले वाला आर्टिकल सबसे पहले रखेंगे और सबसे बाद वाला सबसे अंत में रखेंगे। ठीक, आरोही क्रम। तो ग्राम पंचायतों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आप बताइए कि इनके आर्टिकल कौन से होंगे और उस क्रम में इन्हें कैसे रखेंगे। तो 65 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये अरेंज तो पहले से ही है, थोड़ा सा हेरफेर करना है, मतलब डी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, 40वां अनुच्छेद 40। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कोड का जो आर्टिकल है वो 44 है, आपने इसको भी पढ़ा होगा अच्छे से। इसके बाद आर्टिकल नंबर 48 जो है उसमें कृषि और पशुपालन का संगठन वगैरह जो है वो दिखाई देता है, ये चीज़ है। इसके बाद 66 को देखते हैं। 66वें में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड, माफ कीजिएगा, केस इज रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। ये पूछा गया है कि कौन सा मामला न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट है उनकी पावर्स को डिक्लेयर करता है या उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। तो ये मामला देख लीजिए, इसमें एम नागराज मामला है, कुलदीप नैयर का मामला है, मद्रास एसोसिएशन वाला जो मद्रास बार एसोसिएशन का मामला था, और नमित शर्मा मामला है। तो 66वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, मद्रास बार एसोसिएशन वाला जो मामला था 2014 का है, और इसमें न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 226 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियां, इन दोनों पर चर्चा हुई थी। ठीक, तो इसका सी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं, और अगला यानी जो 67 है वो नीचे ही झांक रहा है। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टेट्स कम अंडर द गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल।
ठीक है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है उसमें कौन मतलब कितने राज्य इन्वॉल्व हैं? कई राज्यों के बीच से जब नदियां गुजरती हैं तो ऐसा विवाद होता है पानी के बंटवारे को लेकर। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम अंडर द गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, मतलब कौन सा इससे बाहर है ये आपको बताना है। तो कितने पहले इन्वॉल्व है ये देख लीजिए, 5 दिया है, 4 दिया है, ऐसे करके, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा राज्यों के नाम दिए जो कि इससे बाहर हैं। अब 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। असल में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इतने राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर सी वाले को चुनना पड़ेगा क्योंकि केरल इससे बाहर है, केरल का इससे कोई संबंध ही नहीं, तो देखकर पहचाना जा सकता है। इसके बाद 68 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आर्टिकल 53 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम देखते हैं, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं, जो आर्टिकल नंबर 60 है उसमें ओथ एंड अफर्मेशन देखते हैं प्रेसिडेंट का, और जो 61 नंबर का आर्टिकल है उसमें प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है? और 68 का ऊपर वाला गलत है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है और यहाँ 53 दे रखा है, ठीक है, 54 होगा, बाकी सब ठीक है। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखिए, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाई आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। मतलब जो फंडामेंटल राइट प्रावधान किए गए हैं 20वें और 21वें अनुच्छेद के अंतर्गत, जो कि नागरिकों को उनके जीवन की आज़ादी का हक देते हैं, तो इन्हें कभी भी इमरजेंसी प्रोविजन में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से अमेंडमेंट में कहा गया है, मतलब कौन से अमेंडमेंट से संबंध रखता है? तो ये 42वें संशोधन में प्रावधान किया गया था, 43वें में, 44वें में या किसी में नहीं। और 69वां जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम, और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो किसी भी परिस्थिति में, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर लग जाता है, सारी गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं, तो भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये बने रहेंगे क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा खड़ा करने में मदद करते हैं। अगर इन्हें भी छीन लिया गया तो फिर नागरिकों को जीने का हक नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है 70, और इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द, यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं ना 70वां, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच वॉज सेटअप इन 1993 बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा इसको सेटअप किया गया। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। और ये जब कोई बड़ी चीज़ ऐड की जाती है, मतलब नई चीज़ जोड़ी जाती है या कोई बड़ा प्रावधान होता है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये कौन वाला अमेंडमेंट था, बस आपको ये बताना है। यहाँ आप देखिए 2019 हाल फिलहाल के ही हैं, 2019 का है, 2018 का है, 2016 का है, और ये जो 70 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102वां, ठीक है। 102वां संशोधन होता है 102 या 102 आप कह लीजिए, वही बात है, और ये 2018 में होता है, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। संविधान के द्वारा जो प्रदत्त संस्था होती है उसका दर्जा मिल जाता है। 71 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू टेबल ऑफ प्रोसीडर। अब यहाँ पर कहा गया है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब दे रखा है। वरीयता अनुक्रम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो यहाँ वही दे रखा है। अब इसमें आप देखिए कौन सा पहले होगा वरीयता के हिसाब से और कौन सा बाद में होगा। इसका डी वाला जो सीक्वेंस है ना वो सही है, मतलब ये पहले से अरेंज था, सिर्फ आपको परेशान कर रहा है। इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले क्या, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके बाद चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सबसे लास्ट में। इसके बाद 72 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। यहाँ जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आने वाला विषय है वो आपको बताना है। तो विषय कौन कौन से हैं? पहला है कि टैक्सेस ऑन कंज्यूमशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें, मतलब उपभोग आप कर रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं, तो दोनों पर जो टैक्स लगता है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। यहाँ ये पूछा गया है ना कि कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपने डी वाले को चुना। असल में राज्य सूची में राज्य का सार्वजनिक ऋण, विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर, इसके अलावा कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क और राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, ये सब दिखाई देते हैं। तो ये सब किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, न कि संघ सूची का, ये कहने का मतलब है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि इसमें से सभी, क्योंकि प्रश्न का ढांचा कुछ ऐसा है कि यहाँ डी वाले विकल्प में अगर हम नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सब संघ सूची में आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, सब राज्य सूची में आते हैं। इसके बाद 73 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल नंबर 371F जो दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं सिक्किम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन, और 371H जो है उसमें मिजोरम राज्य के बारे में वैसा ही प्रोविजन देखते हैं। तो सही क्या है? सही इसका केवल पहला वाला है,
जो 371F दिया हुआ है। 371G में हम मिजोरम के बारे में देखते हैं और यहाँ H में घुसा दिया है, तो ये गलत हो गया है दूसरा वाला, केवल पहला सही है और इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 74 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो जीवीके राव समिति ये 1985 की है, एलएम सिंघवी समिति आती है 1987 में, थुंगन कमेटी की डेट है 1988 और गलत इसमें कुछ नहीं है, ऐसा भी कहा है। अब देखिए 74 का जो बी वाला है वो गलत है। जीवीके राव कमेटी की डेट ठीक है, लेकिन जो एलएम सिंघवी कमेटी की डेट है वो 1 साल बाद की दे दिया है, जबकि वो 1986 की है। ठीक है, एलएम सिंघवी समिति की जो तारीख है वो 1986 है। इसके बाद 75 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आर्टिकल नंबर 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हम देखते हैं, मतलब संसद का गठन। उसके बाद आर्टिकल 80 में हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 82 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल है। और आर्टिकल नंबर 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट है। बताइए कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में क्या है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। जो गलत है वो सी वाला है, अर्थात यहाँ देखिए, पहले मार्क कर लेते हैं इसको। आर्टिकल नंबर 82 असल में अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना हमें दिखाई देती है और यहाँ कहाँ दे दिया है, 82 दे दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 को देखिए। कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, मतलब कौन से काम में किया जाता है। अब यहाँ ये नहीं पूछा है कि कहाँ किया जाता है, ये प्रश्न जो है आपसे ये पूछ रहा है कि कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो 3 इसके इस्तेमाल की जगह है और एक नहीं है, और जो नहीं है वही आपको बताना है। तो अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है, या अग्निरोधी यानी फायर रिटार्डेंट के तौर पे नहीं किया जाता है, या एंटासिड के तौर पे नहीं किया जाता है, या इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ ना किया जाता हो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए 76 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और अग्निरोधक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और एंटासिड के तौर पे भी होता है, ये सब सही है। इसके बाद 77 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है और जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है यानी वस्त्र निर्माण उद्योग है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH, या सोडियम ऑक्साइड है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 77 का सी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेट्रोलियम शोधन और कपड़ा निर्माण उद्योग में दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक, NaOH ये जो है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 78 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज pH वैल्यू मोर देन 8। तो pH स्केल जो होती है ये एसिड बेस और साल्ट का डिक्लेरेशन करती है, मतलब खासतौर पे एसिड और बेस के बीच का फर्क जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 7 बीच में बैरियर होता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जैसे जैसे और कम होता जाएगा तो जो एसिडिक नेचर है उसमें वृद्धि होती जाएगी, और 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ये पूरी स्थिति है। और 7 के इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा। अब इसमें आप बताइए कि 8 से ज़्यादा pH मान किसका होता है, जो सलाइवा है उसका होता है, या फिर जो अमोनिया है उसका होता है, एसिड रेन का होता है, एसिड रेन का होता है, ये बेवकूफ़ी वाला इसमें विकल्प है, और टोमेटो का होता है, टमाटर। अम्लीय प्रवृत्ति को ध्यान दीजिएगा, और यहाँ दिया है 8 से ज़्यादा यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति का यानी बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक इसमें से कौन सा है, 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, लार का कितना होता है, तो 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो जो दांत के इनेमल है उन्हें नुकसान पहुंचता है। अमोनिया का कितना होता है, मजे सा होता है, कितना होगा, 11.6। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये स्केल है, पैमाना है। और अम्ल वर्षा का होता है, चूंकि एसिड रेन ये एसिडिक तो होगी ही और अच्छी खासी नुकसानदेह होती है, तो 2 से लेकर 5.6 के बीच में होता है, वो अम्ल की मात्रा पर डिपेंड करता है। टमाटर में भी हल्की सी अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है, तो 4 से लेकर 4.4, ये टमाटर की प्रकृति या उसकी जो वेराइटी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें से अमोनिया जो है वो बेसिक नेचर का है। इसके बाद 79 को देखिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के तौर पे, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्रक अभिकर्ता के तौर पे। इस प्रकार से दिया हुआ है। गलत क्या है, तो गलत इसका अगर आप देखें तो केवल पहला वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है ना, यहाँ सोडियम क्लोराइड नमक का इस्तेमाल हम क्यों करने लगे। हालांकि नमक भी जो है वो साफ कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो गलाने का काम करेगा। सफाई का असली काम कौन करेगा, औद्योगिक सफाई में अभिकर्ता इस्तेमाल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें इनकरेक्ट चाहिए था तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही है। 80 को देखिए, 80 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण ऐसा है जो कि न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऊन की एक प्रवृत्ति होती है, अगर नेचुरल ऊन है या सिंथेटिक भी है तो वो सिकुड़ने लगता है, मतलब छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उससे बचने के लिए या उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है क्या चीज़, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यहाँ आप देख रहे हैं जो रासायनिक यौगिक हैं वो दे रखे हैं। अब इसमें से कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
न कि क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट है, ड नहीं है, दोनों में फर्क हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये न सिकुड़ने वाले जितने भी ऊनी कपड़े होते हैं या ऊन होता है उसके निर्माण में इस्तेमाल होता है। 81 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो रबी की बुआई का मतलब रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई का सीजन होता है अक्टूबर नवंबर, जब धान की खेती कट जाती है। और खरीफ की बुआई का टाइम होता है जुलाई अगस्त। जायद की फसल को बोया जाता है मार्च अप्रैल में। तो सही क्या है फिर? अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो पहला तीसरा तो ठीक है, लेकिन जो खरीफ वाला दिया है वो जून जुलाई का मौसम होता है, न कि जुलाई अगस्त। इस समय तक तो पौधे बड़े भी हो जाते हैं। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, तो पहला तीसरा सही है, इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 82 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीज दो आवश्यक एमिनो अम्ल सिस्टीन और मैथियोनिन दोनों के निर्माण में मदद करता है। मतलब मैग्नीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ 2 एसेंशियल एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड का ये नाम दे रखा है सिस्टीन और मैथियोनिन। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जस्ता और विटामिन B1, माफ कीजिएगा, जस्ता विटामिन B1 के निर्माण में मदद करता है यानी जिंक, और जो गंधक यानी सल्फर होता है वो क्लोरोफिल को बनाने में सहायता करता है। अब आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, कुछ नहीं सही है। ठीक, उत्तर केवल तीसरा होना चाहिए। मतलब इसमें असल में जो विकल्प दिया है ना वो अनुकूल नहीं है। तीसरा जो है इसमें एकमात्र सही है, जितने दिए हैं उसमें से मात्र ये थर्ड वाला जो गंधक का दिया है वो परफेक्ट है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें कि तीसरा अकेला हो, तो इसलिए मजबूरीवश हमें नॉन ऑफ दीज को चुनना पड़ रहा है। इसका तीसरा सही है। हाँ, पहला और दूसरा गलत क्यों हुआ है? क्योंकि गंधक ही वो चीज़ है जो कि ये सिस्टीन और मैथियोनिन का निर्माण भी करेगा और विटामिन B1 और क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होगा। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सल्फर के लिए इस्तेमाल, मतलब सल्फर के संदर्भ में कही गई हैं। इसके बाद 83 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज इन प्रिवेंटिंग द वायरल इन्फेक्शन। और साथ में ये भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो इंटरफेरॉन दिया है और कैल्सिटोनिन दिया है, लिम्फोकाइंस है और कैल्सिटोनिन है। इसके अलावा इंटरफेरॉन और सोमैटोस्टैटिन है। इसी प्रकार से लिम्फोकाइंस और सोमैटोस्टैटिस्टिन का नाम दिया हुआ है। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? पेयर दिया हुआ है। 83 का ए वाला हो जाएगा। इंटरफेरॉन जो कि वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, और कैल्सिटोनिन ये रिकेट्स के उपचार में इस्तेमाल होता है। रिकेट्स छोटे बच्चों को होता है और जो ऑस्टियोमेलेसिया है ये वयस्क लोगों में हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 84, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये पूछा जा रहा है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये दोनों चीज़ें, मतलब पहले वाले में ये पूछा गया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे कौन इसमें शामिल नहीं है और कौन सा सेकेंडरी के तौर पे शामिल नहीं है। तो यहाँ जो नाम दिए हैं उन्हें देखिए, अल्कोहल दिया है और पिगमेंट्स दिया है, एमिनो एसिड है और एल्केलाइड्स है, टॉक्सिन्स है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है और पॉलीमेरिक सबस्टेंस है। आप इसे ऐसे देख रहे हैं। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल होता है, एमिनो एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल जितने भी होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसमें पिगमेंट्स आते हैं, अल्केलाइड्स आते हैं, इसके अलावा टॉक्सिन्स आते हैं, इसके अलावा पॉलीमेरिक पदार्थ जो है वो भी शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, तो सी वाला इसका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, मतलब उनका प्रकार वो कैसे प्रकार के हैं। तो हेस्पेरिडियम, ये संतरे, मतलब संतरा जो फल है वो असल में हेस्पेरिडियम प्रकार का है। वैसे ही अंजीर जो होता है ये असल में साइकोनस प्रकार का है, और आंवला जो है इसका सोरेसिस वाला पार्ट हम देखते हैं, और जो ब्लास्टा है वो असल में अनार से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा गलत है। तो 85 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फलों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो जो आंवला है वो कैप्सूल की श्रेणी में आता है। आप देखते हैं ना उसमें फांकी होती है छोटी छोटी कैप्सूल, तो ये कैप्सूल की श्रेणी में आता है, बाकी जो है वो तो ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए 86, पूछा जा रहा है कि लेग्युमिनेसी कुल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, मतलब कौन सी जो वनस्पति है वो नहीं आती है, और कौन सा सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई इनकी जो फैमिली है वो आपको पता होनी चाहिए। अब सोयाबीन और शिमला मिर्च है, इसके अलावा टमाटर और मेथी है, साथ में बीन्स और बैगन है, मतलब ब्रिंजल, और मटर और आलू है, आजकल सब्जी बनने का मौसम। अब बताइए इसमें कौन सा? तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, टमाटर और मेथी। टमाटर का कुल कौन सा है? तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोलेनेसी में आता है और कौन सा लिग्यूमिनेसी में आता है। तो लिग्यूमिनेसी को अगर देखा जाए तो उसमें मटर, सोयाबीन, सेम और मेथी आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं, फलीदार जो फसलें होती हैं। और सोलेनेसी कुल में जो जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं उसमें आलू आप देखते हैं, उसके अलावा पेड़ में फलने वाले बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या था? बी वाला था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन यानी प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम ये डायनेमो करता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम ये विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। और जो विद्युत ऊर्जा है उससे प्रकाश ऊर्जा बनाने का काम ये किसका होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट जो लेंस होता है उसका होता है।
लैंप होता है, माफ कीजिएगा, मतलब ये CFL की बात हो रही है। और साथ में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम ये हीटर करता है। इसमें गलत क्या है? तो गलत इसका डी वाला है। आप जानते ही हैं कि विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके हीटर क्या करता है? गर्मी उत्पन्न करता है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करता है। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। 88 को देखिए, नाइक्रोम का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण को बनाने में नहीं होता है और किस उपकरण को बनाने में पारा और फास्फोरस यूज किए जाते हैं? तो यहाँ देखें आप, CFL दिया है और ट्यूबलाइट दिया है, हीटर और ब्लोअर है, ब्लोअर और विद्युत बल्ब है, इमर्सन रॉड है, ठीक है, इमर्सन रॉड मतलब जो पानी गर्म करने के लिए आप रॉड इस्तेमाल करते हैं, और हीटर है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो नाइक्रोम जो तंतु होता है वो गर्म करके, मतलब उसको गर्म करके उससे ऊष्मा प्राप्त की जाती है। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? हीटर में इस्तेमाल होता है, ब्लोअर में भी इस्तेमाल होता है, इमर्सन रॉड में भी, लेकिन CFL में उसका यूज़ नहीं होता है। तो यहीं से ये पकड़ा गया और 88 का राइट आंसर इसीलिए ए हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि जो मरकरी का वेपर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलाइट में, तो ये वाला इसका ए वाला ऑप्शन है। इसके बाद 89 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आकाश का नीला रंग ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। और तारों का टिमटिमाना ये असल में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, अपवर्तन की घटना होती है। वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बीच में संचलन होता है, तो ऐसा लगता है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, असल में वो स्थिर होते हैं। और इंद्रधनुष का दिखना यानी अपियरिंग ऑफ रेनबो, तो ये किसकी वजह से होता है? डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। हालांकि ऑप्टिक्स के कई फिनोमिना इसमें एक साथ काम करते हैं। और जो मिरेज का प्रोसेस होता है उसमें मेनली जो घटना जिम्मेदार होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की होती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिम्मेदार होता है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, बस इतना आपको बताना है। और इसका जो 89 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक, सी का मतलब क्या है? इंद्रधनुष का दिखना विवर्तन की घटना नहीं होती है, परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कैसा होता है? इसमें जो वर्षा का जल होता है, वर्षा की बूंदें होती हैं, वो असल में प्रिज्म का काम करती हैं और सनलाइट जब उन पर पड़ती है तो प्रकाश का यहाँ विखंडन हो जाता है, यानी वो अलग अलग 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। कौन सा गलत है बताइए? तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, माफ कीजिएगा, फंड फॉर नेचर, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? WWF का ग्लैंड में है, यानी स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो है यानी अंकटाड जिसे आप कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकार से जुड़ी हुई एक स्वयंसेवी संस्था है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। अब इसमें जो हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 90 बी वाला गलत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, अर्थात इटली में है, और वही यहाँ गलत है। ठीक, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 91 को देखिए, कन्या सुमंगला योजना, मतलब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब से लागू की गई है, वो डेट आपको बतानी है। और जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, उसमें कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ये यूपी बजट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला। तो इसमें आप पेयर देख रहे हैं, सोलर पंप की संख्या और जो कन्या सुमंगला योजना की लॉन्चिंग की तारीख है वो दे रखी है। इसका डी वाला सही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को ये योजना लॉन्च होती है और 15,000 पंप लगाने का उद्देश्य है। 92 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, यूपी बजट को ही आधार बनाना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसमें सतत रूप से रैंकिंग में उत्तर प्रदेश वर्ष 2020 की जो रैंकिंग आई थी उसमें 8वें स्थान पे, ऐसा। ठीक, और यूपी में जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या अब 4 से बढ़कर 7 हो गई है, जिनका ऑपरेशन यानी जो संचलन है वो हो रहा है, तो इनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई। आप बताएं कि गलत क्या है? और 92 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यानी केवल पहला गलत है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग दे रखी है यही गलत है। ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। असल में उत्तर प्रदेश 2020 में 7वें स्थान पे है, यहाँ पे 8वां दिया है जबकि 7th रैंक है। इसके बाद 93 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,38,01,000 नए विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, कितने उसमें से कनेक्शन काम के हैं ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल बताइए सही कौन सा है? और 93 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, दोनों सही है। तो दोनों अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, वो एक साथ आएगी या नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए, बस इतना ही। इसके बाद 94 को देखिए। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। हाँ ठीक है, नहीं पूछा जाता, एक साथ 3-3 फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, फैक्ट एक ही पूछा जाएगा या हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट हो, लेकिन इतनी सारी जानकारियों का रिवीजन आपका उसके साथ हो जा रहा है, ये एक बड़ी बात। अब देखिए गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1 अप्रैल 2020 तक उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे। ठीक है, ये तारीख यहाँ देखिएगा, इतनी तारीख तक मतलब 1 अप्रैल 2020 तक कितनी संख्या थी? 652, और अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 734, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 स्मार्ट सिटी हो गई। पहले जो संख्या थी उससे बढ़कर अब कितनी हो गई है? 10 हो गई है, और इस योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, मतलब प्रस्ताव है इसका।
तो आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 94 और 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी सेकंड वाला इसमें क्या है गलत, ये जो दिया हुआ है, और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। 1 अप्रैल 2020 तक उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निगम थे जिनकी संख्या बढ़कर 734 हो गई है, वो परफेक्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो 10 स्मार्ट सिटी चुनी गई हैं वो वाला देख लीजिए। 10 स्मार्ट सिटी अच्छा कौन कौन सी है ये आपको पता है? लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सब है। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन इसके लिए जो बजट प्रस्तावित है या पैसा आवंटित हुआ है उसको अगर आप देखें तो मात्र 2000 करोड़ रुपए है, न कि 22। तो यहीं पर गड़बड़ है। इसके बाद 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को बेस बनाना है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ठीक है, और प्रवासियों की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का करीब 3.6% है। प्रवासियों की समस्या से आजकल लगभग हर देश, जो हर सक्षम देश है, वो गुजर रहा है। सक्षम रहेगा तभी तो स्थान देगा अपने यहाँ। तो अभी अफगानिस्तान में जो भयंकर संकट इस समय मंडरा रहा है और पहले से ही चल रहा है, तो उसकी वजह से भारत में भी प्रवासियों के बड़ी मात्रा में आने का खतरा पैदा हो गया है। फिलहाल इसमें आप देखकर बताएं। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आपको चुनना था, तो दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारत से आते हैं। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है लेकिन सत्य है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि भारत होगा, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सिर्फ दूसरा है, यानी बी वाला। इसके बाद 96 को देखिए। कहा जा रहा है कि व्हाट हैज बीन द परसेंटेज ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जो जीवीए होता है उसमें इनका जो परसेंटेज है वो कितना कितना है, एज पर द लेटेस्ट डाटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। जीवीए जब भी काउंट होता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे यानी जो पिछला इकोनॉमिक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके आधार पर देखा जाता है। अब इसमें से आप देखिए तो इसका ए हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में कितना है? 54% है। इंडस्ट्री में कितना है? तो 26 है। और जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें सबसे कम है, 20%। यही है, तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है। सर्वाधिक योगदान इसमें कौन दे रहा है? सेवा क्षेत्र। और सबसे कम कौन दे रहा है? कृषि दे रहा है। तो इसका ऊपर वाला चुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखिए। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से भारत रेलवे ट्रैक की लंबाई के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विदेशी पर्यटकों ने जिन स्थानों का सबसे ज़्यादा दौरा किया यानी वहाँ घूमने गए, तो उन स्थानों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य जो है ये सेकंड है, और असम जो है ये थर्ड पोजीशन पे है। गलत क्या है आप बताइए? तो गलत इसके दोनों हैं, दोनों में से कुछ भी सही नहीं। दोनों जो स्टेटमेंट दिए हैं ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड को चुनने का यही मतलब है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है रेलवे ट्रैक की लंबाई के मामले में वो थर्ड है, न कि फोर्थ। यहाँ तीसरी रैंकिंग है। और जो राज्य विदेशी पर्यटकों के द्वारा सबसे ज़्यादा दौरा किए गए उसमें तमिलनाडु बेशक नंबर 1 है, महाराष्ट्र जो है वो सेकेंड है, लेकिन थर्ड पोजीशन किसकी है? असम की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक। तो ये आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले वाले यानी 98 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इकोनॉमिक सर्वे को ही बेस बनाइएगा। तो कहा जा रहा है कि रैंक ऑफ द स्टेट्स इन टर्म ऑफ स्टेट जीडीपी। अब यहाँ जो राज्य जीडीपी होता है उसके आधार पे आपको देखना है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश सकल घरेलू उत्पादन के मामले में, ऐसा दिया हुआ है। और साथ में ये कहा गया कि द फीमेल लेबर वर्क पार्टिसिपेशन रेट हैड इंक्रीज बाई 1.5% इन 2018-19 एज कंपेयर टू 2017-18। मतलब यहाँ तुलना की गई है, जो 2018-19 का आंकड़ा है उसकी तुलना किससे की गई है? 2017-18 से। तो इंक्रीज यहाँ देखा गया करीब 1.5% का। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? महिला श्रम कार्य सहभागिता दर, ये आपको पढ़ना होगा। अब इसमें 98 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं, जितना दिया है वो सब गलत है, और इसीलिए नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे। असल में राजकीय सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अगर हम क्रम देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, उसके बाद तमिलनाडु सेकंड है, और यूपी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। और महिला श्रम कार्य सहभागिता दर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उससे अगर देखा जाए तो 18.6 हो गई है, और यहाँ मात्र 1.1 यहाँ दिया है और 1.5 यहाँ दिया है, और दोनों गलत है। असल में कितना है? 18.6 है परसेंट के हिसाब से, दोनों गलत है। इसके बाद 99 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम द एलोकेशन ऑफ रूपी हैज बीन कट एज कंपेयर टू ईयर 2020-21। यूनियन बजट 2021-22 की बात की जा रही है कि पिछले वर्ष जो आवंटन हुआ था उससे इसमें कटिंग कर दी गई है, यानी कम कर दिया गया है। ऐसी कौन सी योजना है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मतलब एकीकृत बाल विकास सेवाएं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। आवंटन अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मिशन का करीब 35,554 करोड़ रुपए के आसपास है, 37 मतलब बीच का आवंटन है, वो आवश्यकता पे निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का कितना है? तो 28,244 से लेकर मतलब इसमें अगर आप देखें तुलनात्मक रूप से, ठीक, आवंटन एक होता है जिसमें कि बजट में
जो धनराशि है वो फिक्स की जाती है, लेकिन सरकार उतने में ही अगर निपटा लेती है तो यहाँ बड़ी बात है। नहीं निपट पाता है तो उसमें अन्य जो धनराशि है उसको भी ऐड करना पड़ता है। फिलहाल जो बजट लॉन्च हुआ था पिछले वाले में कितना आवंटित था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पिछली बार यानी 2020-21 का जो आंकड़ा था 35,554 करोड़ रुपए आवंटित थे, और इस बार कितने आवंटित हुए हैं? 37,130। सिर्फ आप जो शुरुआत की 2 डिजिट है उसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर आप देखें तो पिछले साल मजे से उसके लिए बजट आया था और अच्छी खासी उसमें प्रोग्रेस भी देखी गई है, मतलब 40,500 करोड़ रुपए के आसपास, और 27,500 करोड़ रुपए के आसपास इस बार खर्चा करने के लिए मिला है। ठीक, तो ये डाटा है पूरा, और इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 100 योजना और सांख्यिकी तथा उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ए वाला। ठीक है, ऊपर ही सही है। 2,472 करोड़ रुपए ये योजना और सांख्यिकी के लिए लॉन्च किए गए हैं, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए 2,658। ठीक, तो ए वाला सही है। इसके बाद 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को देख लेते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यूपी के संदर्भ में ही है। किसान बही योजना का संबंध 1992 से है, मतलब 1992 से है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि चकबंदी योजना की जो तारीख है वो 1956 दी हुई है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। ऊर्जा शहर योजना 2008 और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। गलत क्या है इसमें से आप बताइए। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है चकबंदी प्लान जो है वही गलत है। ये 1956 का नहीं है बल्कि 1954 का है। इसके बाद 102 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन लखनऊ। किसकी लोकेशन लखनऊ में नहीं है आप बताइए। तो ललित कला एकेडमी राज्य वाली, या फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, भारतेंदु नाट्य एकेडमी, या भारत कला भवन। बताइए इसमें से कौन सा लखनऊ में नहीं है। तो डी वाला। आप जानते ही हैं कि भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में है, और यहाँ लखनऊ दे रखा है, तो यही वाला जो है ये बाहर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 103 को देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश भाषा विभाग जो है ये 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये 1979 में यानी 1979 में स्टैब्लिश हुआ था, और उर्दू को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर किया गया था 1989 में यानी 1989 में। तो आप बताएं कि गलत क्या है, और गलत इसका सी वाला है। ठीक, सी वाले को देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश का जो ये हिंदी इंस्टीट्यूट है यानी हिंदी संस्थान है, इसकी डेट गलत दी हुई है। ये 1976 का है, ना कि 1979 का। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104 में आपसे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो समसपुर पक्षी विहार मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार दोनों है, लेकिन मूल रूप से पक्षियों का क्षेत्र ये संत कबीर नगर में है। लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य ये कन्नौज में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है, रायबरेली में है। और बखीरा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो सही क्या है, 3 तो गलत है, एक सही है, कोई बताइए कौन सा। तो इसका बी वाला ही सही है। ठीक है, लाख बहोशी के जो लोकेशन दी है वो सही है, कन्नौज। बाकी जितने हैं वो गलत हैं। समसपुर कहाँ है, रायबरेली में है। और ओखला पक्षी विहार ये आप अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी विहार ये कहाँ है, संत कबीर नगर में है, यानी मगहर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पड़ेगा। तो सही इसका एकमात्र बी वाला है। इसके बाद 105वें को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो कहा गया है कि जो कैथोलिक शब्द है, यहाँ लिखा हुआ है ना कैथोलिक वर्ड, इसको आपको कोड भाषा में अगर लिखना हो तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। 1.7 इंटू, यहाँ इंटू आप कहिए या पॉइंट कह लीजिए। ठीक है, 1.7, 0.8, 0.6, 0.6, 0.9, 0.6, 0.3 इस प्रकार से दिया हुआ है। और ऐसे ही आपको ह्यूमैनिटी को भी लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, अब यहाँ आप डिजिट ध्यान दीजिएगा कि कौन से अल्फाबेट के लिए कौन सी डिजिट इस्तेमाल की जा रही है, और उसी क्रम में जब आप अरेंज कीजिएगा तो इसका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 8.6 ये जो दिया हुआ है ना इस प्रकार से। इसके बाद अगले वाले को यानी 106 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम अंडर द कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे रखा जाएगा। तो यहाँ सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज है, और उसमें जो अंक दिए हैं बीच में एक जगह खाली है। आप देख रहे हैं कहाँ पर खाली, यहाँ है ना, मतलब पहले 12,028 है, उसके बाद 4,009 है, फिर 1,336 है, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद फिर क्या है 148 है, फिर 49 कम होता गया है। तो ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या भरिएगा, इसकी जगह भर दीजिए 445, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 107। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे पति के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दिमाग घूम जाए आदमी का तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। और आदमी का औरत से संबंध बताइए, मतलब उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये आपको बताना है। तो जब आप इसमें संबंध जोड़ लीजिएगा, यहाँ सबको लिख लीजिएगा, पहले जितने नाते इसमें है, रिश्ते हैं, उनको लिख लीजिएगा, फिर आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा इसमें बी वाला, मतलब ये पुत्र का संबंध है। वो जो आदमी है वो असल में इस महिला का पुत्र है।
इस प्रकार से हमने देखा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 108 को देखिए, एक पंक्ति में दिवाकर का स्थान ऊपर से 19वां है, सोनम का स्थान नीचे से 34वां है। आपस में ये लोग जो अपना स्थान है उसको बदल लेते हैं, यानी सोनम जो है वो दिवाकर की जगह और दिवाकर सोनम की जगह चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, दिवाकर का स्थान अब ऊपर से 39वां हो गया है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं इन लोगों की पंक्ति में जिसमें कि ये आगे पीछे कर रहे हैं, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इसे देख लीजिएगा तो 72 हो जाएगा। कुल मिलाकर जो पंक्ति लगी हुई है यानी लाइन लगी है उसमें विद्यार्थियों की संख्या है 72। इसके बाद 109वें प्रश्न को देखिएगा, कहा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब पड़ रहा है या मिरर इमेज पड़े या पानी में छाया पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो घड़ी का प्रतिबिंब बन रहा है उसमें 5:48 हो रहा है, मतलब जो छाया बन रही है उसमें 5:48 दिखाया जा रहा है। तो असल में समय कितना हुआ होगा ये आपको बताना है। उल्टा भी पूछ लिया जाता है, घड़ी में इतना बज रहा है तो सामने जो दर्पण लगा है उसमें कितना बज रहा होगा, ऐसे कुछ। तो 109वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इसमें आप घड़ी का जो चित्र है उसको बनाकर आराम से पकड़ सकते हैं, 12:43 उसमें दिखाया जाएगा, वो क्या है, एक्चुअल टाइम है। इसके बाद 110 को देखिए, कहा जा रहा है कि विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंट, यहाँ आप देख रहे हैं विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। मतलब यहाँ जो ये लेटर सीरीज दी हुई है, जैसे नंबर सीरीज आप कंप्लीट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर्स, अब इनके बीच में जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। तो देख लीजिए नीचे के ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, जो ब्लैंक स्पेस है उसमें एक एक अल्फाबेट जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, NMM, माफ कीजिएगा NMMNO, ये वाला जो ऑप्शन है इसको भरेंगे, यानी ये कहाँ मिलेगा, ए वाले में भरेगा। यहाँ देखिए यन के बाद फिर क्या आएगा, यन आएगा, उसके बाद फिर ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ फिर से यम आएगा, और उसके बाद यहाँ पर भरेंगे यन और लास्ट में भरेंगे ओ, ऐसे रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द दिए हैं इनको अगर आप डिक्शनरी में देखना चाहें तो किस क्रम में मिलेंगे आपको। डिक्शनरी में आप देखते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं वो दे रखे रहते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए इंक्लूडेड लिखा है, इनडायरेक्ट लिखा है, इंडिकेट लिखा है, इंक्रीज लिखा है और इंसिडेंट लिखा हुआ है। इन्हें आप देखिए तो आई और एन जो है वो सब में है, ये कॉमन है तो इसको जाने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो सी वाला पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसी के आधार पे आगे वाले जो अल्फाबेट है उनको भी देख लीजिए, क्रम कौन सा होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। इस हिसाब से करेंगे, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इंसिडेंट आएगा, उसके बाद अगर आप देखें तो जो इसमें पहला वाला इंक्लूडेड वो आएगा, उसके बाद फिर इंक्रीज आएगा, इंक्रीज के बाद फिर आएगा इंडिकेट, इंडिकेट के बाद तब क्या आएगा, जो इनडायरेक्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 112 को देखिए, रीड द गिवन सेंटेंस एंड कंक्लूजन्स केयरफुली एंड चूज विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से वैचारिक रूप से फॉलो कर रहा है, यानी अनुपालन कर रहा है। तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्लियां उसमें से शेर हैं, तो बिल्ली शेर की मौसी होती है ऐसा कहा जाता है। अब इसमें आप बताइए निष्कर्ष जो दिया है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ शेर बिल्ली हैं, ठीक है, और सभी शेर कुत्ते हैं। इसमें ये सब ये नहीं सोचना है कि सही होगा या नहीं, शेर कुत्ते कैसे हो सकते हैं, ये जो दिया है उसको मान लेना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण वाक्य होते ही हैं लेकिन इनको मानना पड़ता है क्योंकि हमें प्रश्न सही हल करना है। अब इसमें आप देखकर बताइए कौन सा अनुसरण कर रहा है। देखिए इसका 112 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वही, मतलब निष्कर्ष अगर आप देखें तो कुछ शेर बिल्लियां हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं और उसमें से कुछ बिल्लियां जो हैं वो शेर हैं, तो ये संभावना बनती है ना कि कुछ शेर बिल्ली हो सकते हैं, तो बस यही पहला वाला फॉलो कर रहा है। दूसरा वाला कि सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये वाला नहीं, माफ कीजिएगा, सभी शेर कुत्ते हैं तो ये वाला नहीं होगा, इसका दूसरा नहीं सिर्फ पहला, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल 1723 की जो तारीख थी, 24 अप्रैल 1723, काफ़ी पुराना समय है, तो इस तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा आपको ये बताना है, इसमें आपको देखना है। और 113वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शनिवार था, ठीक है, उस तारीख पे शनिवार था। अब ये कैलेंडर की ट्रिक आपको अगर नहीं पता होगी तो आप नहीं मालूम कर पाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखिए 114, एक महिला पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। अब यहाँ दिशा वाला है तो इसमें आपको एक फिगर बनाना पड़ता है, मतलब यहाँ आपका ईस्ट हो गया, यहाँ आपका वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, कुछ ऐसे बनाइए। अब पश्चिम की ओर वो 14 मीटर जा रही है तो इधर बढ़ा दीजिए 14 मीटर, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, फिर 14 मीटर जाती है तो उसको 14 मीटर फिर आगे कर दीजिए दाएं की ओर, फिर बाएं मुड़ रही है तो वहाँ से आप उसका जो मुंह है उसको बाएं मोड़कर 10 मीटर और पहुँचा दीजिए, फिर से वो बाएं मुड़ रही है और 4 मीटर जा रही है, माफ कीजिएगा इसे साफ कर लेते हैं, 14 मीटर जाती है। तो अब आपको ये बताना था लास्ट में कि उसकी जो वर्तमान स्थिति है, मतलब इतना चलने के बाद वो जहाँ पहुंची है वहां से उसका जो शुरुआती बिंदु था उसके बीच की कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो न्यूनतम दूरी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 मीटर। यहाँ सारी दूरियां जो है वो मीटर में नापी गई हैं तो ये भी मीटर में। इसके बाद 115वें को देखिए, सिमरन का भाई अशोक है, सिमरन प्रशांत की बेटी है, मतलब सिमरन और अशोक जो है ये प्रशांत के पुत्र और पुत्रियां हैं, मतलब पुत्री और पुत्र हैं, ठीक।
वेदांत प्रशांत का पिता है, यानी सिमरन और अशोक का दादा है। तो अशोक का वेदांत से क्या संबंध है? दादे का संबंध है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 115 का। असल में ये पूछा है कि अशोक का वेदांत से क्या संबंध है, ये नहीं पूछा है कि वेदांत का अशोक से क्या संबंध है। तो अशोक तो उसका पौत्र हुआ ना, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पहले हो जाता तो ये दादा आंसर होता है इसका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 116 में कहा जा रहा है कि 5 दुकानें MNOP और Q एक पंक्ति में है। ठीक है, ये खोमचे हैं और एक पंक्ति में लगे हुए हैं। MN से दायां है और Q O से बायां है। ठीक है, मतलब 5 दुकानें हैं इस प्रकार से, ऐसे सड़क के किनारे वो लगी हुई हैं। अब इसमें M जो है वो N से दायां है और O से बायां है, और Q जो है वो, यहाँ आप देखिए कि Q जो है वो M से दायां है, मतलब दाहिनी ओर लगाया हुआ है, और P जो है वो N से बाईं ओर मौजूद है। तो सबसे बीच में कौन सी दुकान है भाई? 5 चीज़ें हैं तो बीच में कोई ना कोई चीज़ होगी, मतलब 2 इसके इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ होंगे, तो वो बीच वाला कौन सा है बस आपको यही देखना है। तो इसमें A वाला हो जाएगा, यानी M जो है वो सबसे बीच में। इसके बाद 117वें को देखिए। गोलू हेमा से मोटा है, गोल मटोल है, लेकिन उतना मोटा नहीं है जितना कि मदन है, यानी मदन उससे भी ज़्यादा मोटा है। और करिश्मा भी उतनी मोटी नहीं है जितना कि मदन है। समूह में सबसे पतला कौन है? तो सबसे मोटा तो मदन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें आपको देखना है करिश्मा सबसे पतली है, मदन सबसे पतले हैं, या गोलू सबसे पतला है, या फिर हेमा सबसे पतली। अब इसमें आप देखिए तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, हेमा। हेमा जो है वो सबसे पतली है और सबसे मोटा कौन है? मदन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई किसी का नाम हो तो वो बुरा नहीं मानेगा, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए नाम इस्तेमाल किए गए। इसके बाद 118 118वें में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस फेरारी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो फेरारी कंपनी है मतलब कार निर्माता कंपनी, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। ये आपको बताना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और किसे फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये 2 चीज़ें। तो देखिए 118 का जो ऊपर वाला है वही सही है। बेनेडेटो विग्रा जो है, इन्हें फेरारी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। और जॉन एल्केन इससे पहले इनके मतलब इसी पद पर विराजमान थे, इन्होंने नई जो नियुक्ति है उसको हासिल किया है। और कॉरपोरेट अधिकारी और पूर्व RAC प्रमुख है, इनका नाम है डेवी हैबिट नाम है असल में। ये फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, इसमें जो पेयर है वो सही है। इसके बाद 119वें को देखिए। सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल जो है, इसके प्रबंध निदेशक RS सोडी को एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो डेयरी मतलब विपणन संघ है असल में अमूल का, ये किस स्थान पर है, मतलब कौन से राज्य में है? राज्यवार लोकेशन आपको बतानी है। तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल के प्रबंध निदेशक, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी थी तो गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में कौन सा स्थान है जरा बताइएगा? गुजरात में ये जिलेवार कौन सा स्थान होगा? इसके बाद 120वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड टू लीड द यूनाइटेड नेशन ब्यूरोक्रेसी फॉर अ ईयर। ठीक है, और विच पेमेंट कंपनी हैज़ एक्वायर्ड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? पेबैक इंडिया। तो इसका अधिग्रहण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, आपको ये भी बताना है। अब यहाँ व्यक्ति का नाम और कंपनी का नाम देखिए, तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। असल में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं के नागराज नायडू। ये 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री जो अब्दुल्ला शाहिद हैं उनके द्वारा शेफ द कैबिनेट के तौर पे नॉमिनेट किए गए। ये पूरा इनका मामला है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और साथ में ये जो भारत पे वाला ऑप्शन है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा जो भारत पे वाला ऑप्शन है। तो ये मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता है और इसने इसे खरीद लिया है, पेबैक इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद 121वें को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कोविड-19 के अनाथों के लिए, मतलब कोविड-19 की जो महामारी थी वो इतनी भयंकर थी कि बहुत से लोगों के पूरे परिवार ही साफ हो गए, कोई बचा ही नहीं उनके अलावा। वो जिंदा बच गए बीमारी से लड़के, लेकिन अब उनके सामने संकट ये है कि उनका कोई अपना नहीं है। तो इस प्रकार के जो अनाथ हैं उनके लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना, मतलब बच्चे अगर हैं, बड़े हैं तो अपना ख्याल रख सकते हैं, बच्चे अगर हैं तो उनके लिए शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। और हाल ही में कौन सा देश पूरी तरह से स्टील तकनीकी से लैस पहला नौसैनिक जहाज बन गया है, जहाज बना रहा है, मतलब किस देश के द्वारा ये जो स्टील शिप है इसका निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपको बताना है। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। कोविड-19 वाला जो इसमें सरकार के द्वारा शिशु सेवा योजना शुरू की गई है, ये असम की गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ के जो हेमंत बिस्वा चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है। और रूस ऐसा नौसैनिक जहाज बना रहा है जो कि पूरी तरह से स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला आंसर होगा। 122 में कहा गया कि 12 जून 2021 को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस का मुख्य विषय क्या था आपको ये बताना है। तो एक्ट नाउ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ये वाला था, या फिर एक्ट नाउ वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये वाला ऑप्शन था, या एक्ट नाउ स्टॉप चाइल्ड लेबर, या फिर एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इसमें से कौन सा होगा?
तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। 12 जून को विश्व स्तर पर इसे मनाया जाता है, तो वो तारीख भी आपको पता होनी चाहिए। 2021 को भी उसी तारीख पर मनाया गया और इसका थीम क्या था? एक्ट नाउ एंड द चाइल्ड लेबर, मतलब इसे समाप्त करना है, इसे कम अधिक नहीं करना है, टोटल खत्म करना है। तो इसीलिए इसका डी वाला सही है। इसके बाद 123 को देखिएगा। हाल ही में उखना खुरेलसुख, ये नाम थोड़ा सा अनोखा है, कोई बात नहीं। उखना खुरेलसुख, इनको देश का 6वां राष्ट्रपति, मतलब किस देश का 6वां राष्ट्रपति चुना गया है ये आपको बताना है। तो देश का नाम यहाँ दिया हुआ है, कजाकिस्तान है, माली है, मंगोलिया है और उज्बेकिस्तान है। तो ये मंगोलिया के चुने गए, ठीक है। मंगोलिया के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको देश का 6वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124 को देखिएगा। इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि पूरी तरह से डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की है और महिलाओं के किस ग्रुप ने महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी को जीता है, ये आपको बताना है। 2 चीज़ें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें IDBI बैंक हो जाएगा, जो कि MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए पूरी तरह से डिजिटल जो ऋण प्रसंस्करण प्रणाली है उसको शुरू करने की घोषणा करता है। बैंक का नाम आप याद रखिएगा। और बार्सिलोना महिला जो है, मतलब ये महिला टीम है, इसने इस ट्रॉफी को जीतने का काम किया है और इन्होंने चेल्सी महिलाओं को हराने का काम किया है। तो ये इसका आंसर है और करेक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए वाला। इसके बाद 125 को देखिए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? पहला प्रश्न, मतलब प्रश्न का पहला हिस्सा। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 2 महीने बढ़ा दिया है। हर साल ही बढ़ती रहती है। तो अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो तारीख थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो अब इसमें देख लीजिए पेयर और सही कौन सा है बताइए। देखिए 125 का करेक्ट आंसर डी होगा। असल में विश्व निकाय के जो कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक हुई थी, वर्चुअल तरीके से हुई थी असल में। तो इसके दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, यहाँ इनका नाम है PR श्रीजेश। इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो उसी से नाम यहाँ गेस हो जाता है, लेकिन इसमें 2 विकल्प ऐसे हैं जिसमें कि उनका नाम दिया है। तो अब तारीख आपको पता करनी पड़ेगी। तो तारीख बढ़ाई गई है, जो नई सीमा है वो इसमें कौन सी थी? 30 सितंबर की थी, 30 सितंबर 2021 की। ये पीछे का करंट अफेयर है, तो पिछला करंट अफेयर ही आपसे पूछा जाएगा। एकदम से जो परीक्षा की तारीख वाला करंट अफेयर है वो तो पूछेंगे नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा था? डी वाला था। इसके बाद 126 में पूछा गया कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली एडेड अबाउट 6 कल्चरल हेरिटेज साइट इन टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब किसके द्वारा इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो 6 विरासत स्थल है उनको जोड़ा गया है? बताइए। प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद जोशी। और 126 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और उन्होंने घोषणा की है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 127। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन से राज्य को पहली पोजीशन प्राप्त हुई है? और हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये 2 चीजें। अब इसका आप विकल्प देख लीजिए। 127 का ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? कर्नाटक और झारखंड। ये झारखंड है जहाँ पे मतलब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसको पहला स्थान स्मार्ट सिटी मिशन की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए मिला हुआ है। बड़ी बात है। और आयुष्मान भारत के तहत ये जो कल्याण केंद्र स्थापित करने के मामले में नंबर 1 पोजीशन है, वो रैंकिंग में कौन है? कर्नाटक नंबर 1 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 128 में पूछा गया कि मार्था करम्बुकुम, इनको किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुना गया है? पहली चीज। और हाल ही में बिहार और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का देहावसान हो गया। ये कौन से राज्य में मुख्यमंत्री थे? यहाँ राज्यपाल तो दे दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ राज्यपाल थे। बिहार और हरियाणा। किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे ये भी बताना है आपको। तो 128। अब 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। मार्था करम्बू जो है ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चुनी गई है। केन्या इनका देश क्षेत्र हो जाएगा। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया और कोविड-19 के कारण इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब 1980 और 81 का जो समय था उसमें इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया था। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें से कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 129। कहा जा रहा है कि कौन वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कि नए महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये 2 चीज़ें आपको बतानी। तो 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। एमी अवार्ड ये इससे नामांकित किया गया है। मतलब एमी अवार्ड नामांकित जो भारतीय कोरियोग्राफर है इनका नाम क्या है? सुरेश मुकुंद। इन्होंने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। मतलब एमी अवार्ड का भी जो नाम है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और प्रतिष्ठित सम्मान ये है, ये जो सम्मान आप देख रहे हैं इसकी प्रतिष्ठा अपने स्थान पे है। तो इस प्रकार का सम्मान जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये बड़ी बात है। और चीन का ये उपग्रह है जिसका नाम है हैयांग 2D। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
130वें प्रश्न को देखिए, किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है और हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज शोकेश को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये दो चीजें पूछी जा रही है। और 130 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, पश्चिम बंगाल और गूगल वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131 में कहा गया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, और साथ में यह भी कि किस केंद्रीय मंत्री ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो आप जानते हैं ये 131वां प्रश्न देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में टिहरी डैम जो है वहां पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसने वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। भाई जहां पानी होगा वहीं तो करेंगे, ठीक। तो उत्तराखंड राज्य होगा, राज्य के तौर पे। लेकिन उत्तराखंड वाला ऑप्शन यहाँ दो दिया हुआ है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इसमें से कोई एक होगा। तो प्रहलाद सिंह पटेल का नाम होगा जिन्होंने कि उद्घाटन किया है, या प्रहलाद जोशी होगा। तो ये जो है ये हमारे संस्कृति राज्य मंत्री हैं, मतलब केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले प्रहलाद सिंह पटेल। विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पे महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो कृत रामायण है उस पर ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आंसर कौन सा सही होगा फिर? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 132 को देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने प्लास्टिक अपशिष्ट को महासागरों में घुसने से रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो दो देश कौन से हैं आपको ये बताना है। तो इसका डी वाला हो जाएगा। भारत और जर्मनी के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और जो प्लास्टिक कचरा है उसको रोकने के लिए अभ्यास बढ़ाने हेतु तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद 133 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसके बारे में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। कौन सी पहली रैंक थी, मतलब किस देश की पहली रैंक थी, किसकी दूसरी थी, इस प्रकार से। अब इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले स्थान पर यानी टॉप पोजीशन पे कौन था? फिनलैंड था। सेकेंड पोजीशन नॉर्वे की थी। तीसरी पोजीशन डेनमार्क की थी और भारत का स्थान 143वां था, ऐसा दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो सी वाला सही है, ठीक है। 20 अप्रैल 2021 को ये इंडेक्स जारी होता है, सी वाले को हमने चुना। असल में इसको जारी करने वाली संस्था का नाम आप बताइएगा, वो आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें जो 180 देश भाग लेते हैं उसमें भारत की रैंकिंग असल में कितनी थी? 142वीं थी, और यहाँ कितना दिया? 143वीं, ठीक। तो ये गलत है। नॉर्वे ने 5 वर्षों के लिए अपना जो शीर्ष स्थान है उसको बरकरार रखा है, मतलब 5 साल से वो इसी पोजीशन पे है। ये फर्स्ट है, मतलब नॉर्वे इसमें पहले स्थान पे है। फिनलैंड जो है वो दूसरे स्थान पे है। डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। तो बाकी सब गलत है। इसमें सही कौन सा है? डेनमार्क वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 134 कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिंघम का देहावसान हो गया और इन्होंने कितने समय तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पे काम किया था, वो उनका कार्यकाल दे रखा है। अब इसमें बताइए टेन्योर कितना होगा। तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ही सही है। मतलब 2 मई 1977 से लेकर 30 नवंबर 1977 तक इन्होंने काम किया था और ये RBI के 13वें गवर्नर थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऊपर वाला, ए वाला। इसके बाद 135 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल 2021। ये कौन सा दिवस है जो कि इस तारीख पर नहीं मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है इसकी तारीख 21 अप्रैल है, ठीक है। वैश्विक रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है इसकी भी तारीख 21 अप्रैल है। लेकिन इसमें आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी चीनी भाषा दिवस जो है ये असल में 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 अप्रैल की तारीख न देकर यहाँ पे 21 अप्रैल दिया है, तो यही गलत है, मतलब ये इससे बाहर है। इसके बाद 136 को देखिए। हाल ही में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया है, और हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, ये भी बताना है। तो इसमें व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने आंध्र प्रदेश में इस हवाई अड्डे का विमोचन किया है या उद्घाटन किया है। और कुर्नूल हवाई अड्डे की जो उड़ान का संचलन है वो शुरू होगा मार्च 2021 से, मतलब ये शुरू हो चुका है। और कोविड बीच में आ गया था तो सब कुछ बाधित हो गया था। और IAS संजीव कुमार है जिन्हें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ये एक IAS अधिकारी है, इनका नाम है संजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 137 को देखिए। दो देशों ने मिलकर 3 साल के लिए 1.5 मतलब $1.5 अरब की मुद्रा विनिमय का समझौता किया है। तो ये 2 देश कौन से हैं आपको ये बताना है। श्रीलंका चीन, श्रीलंका जापान, नेपाल चीन, नेपाल जापान। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें श्रीलंका और चीन हो जाएगा। आजकल श्रीलंका की चीन के साथ बहुत अच्छी पट रही है और ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। चीन की मुद्रा में अगर देखा जाए तो 10 अरब युआन होता है और अमेरिकी डॉलर में अगर देखें तो $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठता है। इसके बाद 138 को देखते हैं। हाल ही में किस देश को दुनिया की पहली सुरंग निर्माण पर काम करने के लिए हरी झंडी मिली है और हाल ही में किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो डेनमार्क और प्रोफेसर शरद पगारे का नाम है। इसके अलावा प्रोफेसर नॉर्वे और प्रोफेसर रामजी तिवारी का नाम है। डेनमार्क और प्रोफेसर रामजी तिवारी है, इसी प्रकार से शरद पगारे और नॉर्वे का ऑप्शन है। तो इसमें होगा कौन सा?
देखिए 138 का डी हो जाएगा। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली जो सुरंग निर्माण का काम है, मतलब ये अपने आप की अनोखी सुरंग है, तो इसके लिए हरी झंडी मिली है, जो कि विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई गई। ठीक है, इस सुरंग की विशेषता क्या है, ये जहाज़ों के लिए बनी हुई है। और ये हिंदी लेखक है जिनका नाम है शरद पगारे, और इन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान किसको मिला है लेटेस्ट वाला, ये पता होना चाहिए। फिलहाल इसका डी वाला आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कहा जा रहा है कि आईसीजीएस वज्र को रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल विपिन रावत के द्वारा किस शहर में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। मतलब सेना का अंग बनाया गया है वो तो ठीक है, लेकिन कौन से शहर में बनाया गया है ये बताना है। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की लॉन्चिंग की है, मतलब ये ई उद्घाटन है, वर्चुअल उद्घाटन है। तो आप बताएं इसमें संख्या और जगह का नाम। 139, देखिए इसका ए हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो रक्षा स्टाफ ये चेन्नई में लॉन्चिंग हुई थी, और इसका जो चेन्नई वाला आंसर है वो सही है। विपिन रावत जी के द्वारा इसको शामिल किया गया था, जो भारतीय तटरक्षक बल है उसमें शामिल हुआ था। और जम्मू और कश्मीर के जो ये उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने जो ई उद्घाटन किया है, तो कुल मिलाकर 73 आयुष स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मौजूद है। तो 73 और चेन्नई वाला डाटा सही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 मार्च 2021 को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य विषय इस बार क्या था, ये आपको बताना है। मतलब इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होता था पहले के समय में, बहुत बड़े पैमाने पर होता था। दासों को पकड़कर, मतलब लोगों को पकड़कर दास बनाया जाता था, और अपने मनचाहे काम जो उपनिवेशवादी लोग थे उनके द्वारा करवाए जाते थे। पुराना समय था, आपने पढ़ा भी होगा। तो उनके बारे में ये यादगार दिवस, मतलब उनके स्मृति में मनाया गया था। इसका थीम क्या था आपको बताना है, बताइए। और 140 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी, इंडिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म। ठीक है, अ ग्लोबल इम्पेरेटिव फॉर जस्टिस, इस प्रकार से इसका थीम था, और इसे हमने चुना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, बी वाला। इसके बाद यहीं पर ये जो टेस्ट है ये समाप्त होता है। अभी इस श्रृंखला में कुछ और टेस्ट बचे हुए हैं, जो कि वीडियोज़ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।